तो सेशन का जो फॉर्मेट है ये है कि मैं बोलूंगी सिर्फ ठीक है, आप लोग सुनेंगे और चैट बॉक्स यूज करेंगे इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी और एवर लाइक कोई क्यूरी है और यू डू नॉट वांट टू डेफर इट देन यू कैन आस्क। ठीक है, चलें। एंडो फॉर MRCOG 1 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से आपके 15-16 क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा सा वैसे इंटरेस्टिंग है। हमने वो देखा है ना कि जितना वो थोड़ा ड्राई है, बायोस्टैट, बायोफिजिक्स या बायोकेमिस्ट्री या इवन वो था हमारा इम्यूनोलॉजी और कल हमने किया जेनेटिक्स, ये थोड़े से ये सब्जेक्ट थोड़े ड्राई हैं, बट एम्ब्रियो, एनाटॉमी, फिजियो, पैथो और एंडो ये थोड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो चूंकि मैंने बात की एंडो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और तो मुझे लगता है कि आप अगर सेशन लंबा भी हो जाएगा तो आप बोर नहीं होंगे और ये आपके डे टू डे लाइफ के साथ बहुत चलता है। मतलब हर दूसरा मरीज तो थायराइड के साथ आ रहा है, ओवेरियन फेलियर के साथ आ रहा है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज के साथ आ रहा है, PCO लेके आ रहा है, तो एंडो तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। और इसमें अगर आपकी अच्छी ग्रिप नहीं है, बिलीव मी, you are not a good gynecologist. You cannot treat infertility, cycle irregularities, and even few tumors as well, pituitary के, और ना ही आप जो है अच्छी ओब्स हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, लेबल की एंडो अगर आपको नहीं आती, तो ये इस सब्जेक्ट की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस है। एंडो में हमने पढ़ने हैं प्लेसेंटा के, प्लेसेंटा की एंडो, प्लेसेंटा डिटेल में एम्ब्रियो में कर लेंगे और फिर हम हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे एंड लास्ट में एड्रिनल एंड थायराइड ग्लैंड। बट आज के सेशन में हम पिट्यूटरी और प्लेसेंटा तक ही लिमिटेड रखेंगे इस सेशन को, और वो भी हो जाए तो बड़ी बात है। ये दो काफी इम्पोर्टेंट और बड़े जो हैं वो पार्ट्स हैं एंडो के। तो ये अच्छी कोटेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कितना मेहनत करनी है, लेकिन पता है हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, तो सक्सेस इज नॉट इक्वल टू ओनली हार्ड वर्क, इट इज इक्वल टू स्मार्ट वर्क एज वेल। तो हार्ड वर्क पे आप स्मार्ट वर्क को ऐड कर दें। तो जब मैंने कोई इंपॉर्टेंट टेबल्स बनाने होते हैं ना आप लोगों के लिए PPT में, और जब मैं वो एसेंशियल रिवीजन को गो थ्रू कर रही होती हूँ, मैं इसके अलावा मैं वो फर्स्ट एड भी खोल लेती हूँ और वो एक रिचा सक्सेना की बुक है टेक्स्ट बुक के नाम से, वो 3 बुक्स खोल लेती हूँ। फिर मैं वो पूरा स्क्रीन कर लेती हूँ एकदम से ना कि कौन कौन सी टेबल्स का इम्पोर्टेंट हैं बच्चों के लिए, और फिर मैं वो PPT में रंग भरना शुरू कर देती हूँ। तो दिस इज अ स्मार्ट वर्क। अब मैं सिर्फ वो करूँ ऑक्सफोर्ड रिवीजन, वो तो बहुत मसला हो जाएगा, उससे तो चीजें कवर नहीं होंगी। एसेंशियल इतनी लंबी है, इतनी ज्यादा गॉसिप्स हैं, वो भी मसला हो जाएगा। और रिचा में बड़ी अच्छी हाई यील्ड टेबल्स हैं, वो छोड़ देंगे, वो ही मसला हो जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो फर्स्ट एड में बहुत अच्छी हैं, इवन विद निमोनिक्स। तो इन सब का नाइस कॉम्बिनेशन कि हमारा एग्जाम पास हो जाए और बहुत ज्यादा थ्योरी ना पढ़नी पड़े और वो हाई यील्ड टेबल्स और पॉइंट्स मिल जाएं, तो ये अच्छी बात है। तो ये कॉम्बिनेशन है हार्ड वर्क का और स्मार्ट वर्क का। ठीक है, अच्छा प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा में के साथ हम पढ़ते हैं कुछ हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड HPL एंड PTSG। ठीक है, इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इफ आई विल हैव टाइम तो मैं आपको वो बता दूंगी। वो स्टार्ट फ्रॉम प्रोजेस्टेरॉन। जो PTSG है ना वो उसमें होती है प्रोजेस्टोजेनिक एक्टिविटी, ठीक है, ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम का काम ये है कि शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को स्टेबल रखता है। अभी प्लेसेंटा तो डेवलप नहीं हुआ होता, तो वो जो कंसेप्टस है उसको स्टेबल रखना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना बाय गिविंग हार्मोन्स, वो कार्पस ल्यूटियम का काम है। तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो क्या देगा, प्रोजेस्टेरॉन देता है और बीटा-एसीजी देता है। ठीक है, हाउएवर विद इन 2 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जो प्लेसेंटा है वो अपना काम शुरू कर देता है और कार्पस लूटियम का काम थोड़ा कम हो जाता है, बट इट डजंट मीन कार्पस लूटियम कुछ भी नहीं करता। प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी में कार्पस लूटियम थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरॉन देता ही रहता है। ठीक है, अब इसको क्विकली हम पढ़ लेते हैं। जो कार्पस लूटियम है वो रिमेन्स एक्टिव रहता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी और कुछ ना कुछ प्रोजेस्टेरॉन देता है। ठीक है, और बट जो इसका मेन काम है, मैक्सिमम जो इससे प्रेगनेंसी में इनपुट आती है वो टिल 6 वीक्स आती है।
लेकिन अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी कार्पस लूटियम हम निकाल रहे हैं तो प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं करेगी। तो इट्स मीन 12 वीक्स तक कार्पस लूटियम की मौजूदगी जरूरी है। उसके बाद अगर कार्पस लूटियम निकल भी जाए तो कोई बात नहीं, प्लेसेंटा इज देयर। अच्छा, ये जो ब्लाइटेड ओवम होती हैं जिनको हम एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसीज कहते हैं, जिसमें वो जेस्टेशनल सैक होती है 25 mm की विदाउट एनी फीटल पोल, उसी को बोलते हैं। उसमें तो एम्ब्रियो आता ही नहीं है, ठीक है, या कोरियोकार्सिनोमास होते हैं या मोल्स होते हैं। तो इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन है ना इस किस्म की प्रेगनेंसीज में, वो खराब नहीं होती। मतलब एक पेशेंट है जिसको ब्लाइटेड ओवम है, हम उसको प्रोजेस्टेरॉन की सपोर्ट देना शुरू कर दें, फायदा ही नहीं है। नहीं है ना फायदा, क्योंकि प्रॉब्लम प्रोजेस्टेरॉन का है ही नहीं, वो फिर और प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें तो एम्ब्रियो ही नहीं है। अच्छा, तो प्रोजेस्टेरॉन की सपोर्ट है ना वो कंसेप्टस में अनअफेक्टेड रहती है। However, it is opposite to estrogen. यहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपस में अपोजिट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। द पीक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ह्यूमन में होती है टर्म पे एंड इट इज 10-fold ग्रेटर देन द लूटियल फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल। आपको याद होगा हमने फिजियोलॉजी में ये पढ़ा था, ओवेरियन साइकिल, एंडोमेट्रियम साइकिल और इनके ग्राफ्स और इनके हार्मोन्स, ठीक है। उसमें जो सेकंड हाफ था जिसको हम कहते हैं ओवरी के लिहाज से लूटियल फेज, उसमें तो कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन ही दे रहा था ना। तो अगर हम उसको कंपेयर करें ना प्रेगनेंसी से और प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर को, तो प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा होता है प्रेगनेंसी में। और कितना ज्यादा होता है? 10-fold ज्यादा, कंपैरिजन विद व्हाट? लूटियल फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल, ठीक है। और ये मैटरनल जो है यूरिन सिस्टम से ग्रीड होता है एज ए प्रेग्नेनिडायोल, प्रेग्नेनिडायोल, ठीक है। ये इसकी प्रोजेस्टेरॉन की जो समझें लास्ट प्रोडक्ट है जो यूरिन से आउट होती है प्रेगनेंसी में। दूसरा हार्मोन हमने प्लेसेंटा के साथ पढ़ना है बीटा एससीजी, ठीक है। बीटा एससीजी पेप्टाइड हार्मोन है। मेरी वैसे ख्वाहिश है तुम लोग क्या करो कि जब हम ये एंडो कर रहे हैं ना, तो एक कॉपी पेंसिल उठा के बैठ जाओ, हार्मोन का नाम लिखो, लंबी लंबी लाइनें लगाओ, टेबल बना लो, और फिर उस हार्मोन की में लेट्स सपोज अगर कोई स्टेरॉइड का है तो कार्बन चेन्स कितनी है, हर हार्मोन की हाफ लाइफ कितनी है, और हर हार्मोन अगर वो पेप्टाइड का है तो उसमें अमाइनो एसिड्स कितने हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ लिखते रहो, क्योंकि फिर एंड पे रिव्यू करना पड़ेगा तो बुक या फिर पीपीटी से खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी इस तरह एंडो पढ़ेंगे तो सारे हार्मोन्स इनकी आती हैं हाफ लाइफ अमाइनो एसिड्स, और इनका सोर्स क्या है, अगर इन पल्सिटाइल बिहेवियर है तो कितनी पल्सीज हैं पर डे। ये छोटी छोटी बातें जो है ना वो टेबल फॉर्म में बस फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, एंड पे आपके नाइस से नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे भी भेज देना। मैंने आधा काम किया है अभी तक, पूरा नहीं क्या बनाया मैं किसी ने वैसे, एनीवन हु मेड, कोई अच्छा इतना अच्छा है तो नहीं। फरहीन नहीं किया ये काम, कर लो फिर, जिंदगी सवर जाएगी एंडो में। अच्छा देखो, ये जो बीटा सी जी ना पेप्टाइड हार्मोन है, और ये जो सिक्रीशन इसकी स्टार्ट होती है ना प्लेसेंटा का जो पार्ट है सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, इससे स्टार्ट होती है 6 या 7 डेज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गई डे 14 पे, तो बीटा ईसीजी इवन पेशेंट हैज नॉट मिस्ड हर साइकिल, 14 डे में आप ऐड करें 21 डे पे यूपीटी पॉजिटिव हो सकता है, इतनी जल्दी पॉजिटिव हो सकता है यूपीटी, ठीक है। क्योंकि ये जो यूरिन की जो किड्स हैं वो काफी सेंसिटिव हैं, 15 इंटरनेशनल यूनिट्स तक बीटा एसिडी को पिक कर लेती हैं, और अगर ना भी आए तो सीरम में तो आ जाता है ना, ठीक है। तो बाय एनी मीन सीरम में 6th डे ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन बीटा एसिडी पॉजिटिव हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन हुई है। और यूपीटी में बिकॉज हर किट की अपनी सेंसिटिविटी है या अमाउंट है कि कितना इंटरनेशनल यूनिट्स आया है, तो यूरिन में कितना आएगा और वो पॉजिटिव होगी या नहीं होगी, तो जो यूपीटी है वो थोड़ा सा लेट पॉजिटिव होता है, बट सीरम में तो 6 दिन पे या 21वें दिन पे आ जाएगा ये। अच्छा, ये जो बीटा एसिडी है इसके दो चेन्स हैं, अल्फा एंड बीटा, पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। और ये जो बीटा एसिडी है ना इसके जो अल्फा सब यूनिट है वो टीएसएच, एफएसएच, एलएच से मिलते हैं। डिफरेंस क्या है इनका? इनका डिफरेंस है बीटा सब यूनिट का,
ठीक है। और ये जो FSH, LH, HSG है, दे आर गोनाडोट्रोफिन्स, और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। और ये TSH, FSH और जो LH हैं ये पिट्यूटरी से आते हैं, तो पिट्यूटरी बेसोफिल्स हैं, और प्लेसेंटा से आता है बीटा एसीजी। वैसे तो बीटा एसीजी नहीं होना चाहिए ना किसी पेशेंट में, होगा तो वो प्रेग्नेंट है या फिर उसके पास एक ट्यूमर है ओवरी के अंदर जिसका ट्यूमर मार्कर बीटा एसीजी है, जेस्टेशनल या नॉन जेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमास। तो ये भी MCQ है कि इसके इनके कौन से यूनिट्स जो हैं वो सेम है, अल्फा सब यूनिट सिमिलर होते हैं, ठीक है, LH, TSH, बीटा एसीजी इन सब में। और बीटा सब यूनिट अगर हमने देखना है कि किसका भी सिमिलर है, कुछ अमीनो एसिड्स में गड़बड़ तो है खैर, लेकिन जो मैक्सिमम सिमिलरिटीज है ना वो बीटा एसीजी के बीटा सब यूनिट की LH के सब बीटा सब यूनिट के साथ है, ठीक है। कलर से भी आप देखने दोनों का ग्रीन है, MCQ है दोनों। अच्छा फिर बीटा सब यूनिट ऑफ बीटा एसीजी और LH बिल्कुल ठीक है, बस इसमें एक एडिशनल 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब थोड़ा चेंज तो है ऑब्वियसली, क्योंकि सारा एक जैसा हो जाएगा तो फिर वो बीटा एसीजी तो नहीं रहेगा, वो तो फिर LH बन जाएगा। थोड़ा सा चेंज है बट मैक्सिमम जो है इनकी होमोलॉजी है LH की विद बीटा एसीजी, ठीक है। अगर बीटा एसीजी LH का कंपैरिजन ना हो तो फिर ये 4 है, TSH, FSH, बिकॉज सबका अल्फा सब यूनिट तो एक ही जैसा है। अच्छा फिर हम चलते हैं, ये जो बीटा एसीजी है ना वो LH रिसेप्टर्स पे बंध जाता है, क्योंकि इसकी मतलब बहन बहन भाईचारा है इनका, थर्ड एक जैसे तो है, अल्फा भी सब यूनिट और बीटा भी सब यूनिट। तो ये जो है इसके रिसेप्टर्स कार्पस ल्यूटियम के रिसेप्टर्स जो कि बेसिकली LH के लिए थे वो बीटा एसीजी के लिए भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो फिर हम पढ़ेंगे ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो है, the synthesis of this steroid is severely reduced in molar and choriocarcinoma pregnancies and production requires the presence of a fetus। अब देखिए मोलर में तो बच्चा होता नहीं है, और जैसे कंप्लीट मोल में तो नहीं होता, सारा तो पैटर्नल होता है, ठीक है। तो ये कोरियोकार्सिनोमा में तो बच्चा नहीं होता अगर DTN हो जाए उसमें, तो इनमें एस्ट्रोजन कम होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर प्रेग्नेंट बट एस्ट्रोजन इज लो, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन सेम होगी मोलर में भी, और उसमें भी सेम होगी जो कि जिसमें नॉर्मल इंट्रायूटाइन प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर किसी को मोलर है और नॉर्मल इंट्रायूटाइन प्रेगनेंसी है तो एस्ट्रोजन कम होगी मोलर्स में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 मेन एस्ट्रोजन होते हैं, एक होता है E1, एक होता है E2, एक होता है E3। E1 जो होता है ना वो होता है ईस्ट्रोन कहते हैं, ठीक है, और ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है। वैसे ये होते सारे ही एक दूसरे पे है, थोड़े बहुत जो मेन हॉल मार्क है ना हमने वो करना है। तो E1 होता है पोस्ट मेनोपॉजल में, E2 जो होता है रिप्रोडक्टिव ईयर्स में जैसे पबर्टी भी होता है, और E3 प्रेगनेंसी में मिलता है ईस्ट्रायोल, ठीक है। E1 ईस्ट्रोन को कहते हैं द मोस्ट बायोलॉजिकल एक्टिव ऑफ ऑल एस्ट्रोजेंस। E2 एस्ट्राडायोल के कहते हैं प्रीडोमिनेंट टाइप ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स, और बड़ा इंपॉर्टेंट है जॉइंट हेल्थ और बोन के लिए। और ईस्ट्रायोल और ये जो ईस्ट्रायोल E3 E4 हैं, इन दोनों को हम कहेंगे कि ये प्रेगनेंसी में होते हैं। वैसे E3 ही मैक्सिमम आता है, E4 आता भी नहीं है, बट अगर आए भी तो वो प्रेगनेंसी में है। मेन जो सब टाइप्स हैं वो 3 ही है, याद रहेगा। प्रेगनेंसी की सबसे जो है, कैसे इसको याद करें, वैसे तो मुझे तो खुद याद नहीं होते तो मैंने तो पढ़ा दिया, चलो कुछ करते हैं। E1 देखो ना, पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट को सबसे एंड पे आना चाहिए था, लेकिन ये अपोजिट है, E1 पहले आ गया, पोस्ट मेनोपॉजल सबसे एंड पे एज आती है ना, ठीक है। और E2 तो तुम्हें पता ही है एस्ट्राडायोल, इसलिए इसको याद ही नहीं करना, बच्चा क्या ट्राई और वो प्रेगनेंसी ही होगा, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ फीटल एड्रेनल एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया या एनेनकेफली, इट इज एसोसिएटेड विद द लो एस्ट्रायोल लेवल्स, ठीक है। अब अगर कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया में आपसे पूछेंगे व्हाट इज लो, इट इज एस्ट्रायोल लेवल्स, ठीक है। और सेम गोस फॉर मोलर एंड कोरियोकार्सिनोमा, इसमें होता है, ठीक है। अच्छा फिर मैटरनल एस्ट्रायोल कंसंट्रेशन जो होती है वो 100 टाइम्स ज्यादा होती है देन नॉन प्रेग्नेंट एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन एट टर्म, ठीक है।
तो अगर इंटरक्राइन प्रेगनेंसी है, मोलर शोलर नहीं है, तो जो इस्ट्रायोल है प्रेगनेंसी का एस्ट्रोजन, वो 100 टाइम्स ज्यादा है टर्म पे एज कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट। इसके बाद अगर हमने पढ़ना ईस्टोन और डायोल, ये भी प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं, बहुत कम होते हैं, बट हमने तो इस्ट्रायोल याद करना है कि यही ज्यादा होता है। ठीक है, E3 इस्ट्रायोल। ये वैसे हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, मैं हमेशा ये लिख देती हूँ क्योंकि मैं तो खुद ये भूल जाती हूँ। तो ये डक्टल सिस्टम की जो स्टिमुलेशन होती है वो एस्ट्रोजन से होती है। ठीक है, और जो एल्विलर ब्रेस्ट में प्रोडक्शन होती है वो प्रोजेस्टेरॉन से होती है। अब पता नहीं है कैसे याद होगा, बस कर लो। ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन तीसरा हार्मोन कर रहे हैं, एस्ट्रोजन नहीं, बेटा सी जी की एस्ट्रोजन की प्रोजेस्टेरॉन का चौथा हार्मोन है प्लेसेंटा। ट्रोफोब्लास्ट जो है जो बेटा एससीजी है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद थोड़ा कम बेटा एससीजी बनाते हैं। बेटा एससीजी पीक पे 12 वीक्स तक ही होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन आ जाता है। प्लाज्मा इसकी हाफ लाइफ 15 मिनट्स है। ठीक है, लिख लें इसको भी। आगे ग्रोथ हार्मोन आएगा तो उसकी जो है 20 मिनट है, इनकी 15 है। अच्छा, फिर ये ज्यादा होता है मैक्सिमम 35 वीक्स पे। प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्लेट्यूज आफ्टर 35 वीक्स एंड व्हाइल इट मे हैव अ रोल इन मॉडिफाइंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रेगनेंसीज लैकिंग एनी ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन अपीयर टू प्रोग्रेस नॉर्मली। ये जो होता है ना HPL, ये एंटी इंसुलिन है। इंसुलिन काम करेगी तो ग्लूकोज कम होगा, ये इसको काम ही नहीं करने देता। तो फिर क्या होता है, ट्राइमेस्टर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जिनको शुगर नहीं भी होनी होती है, उनमें अगर रिस्क फैक्टर भी हो तो उनमें हो जाती है, जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, तो HPL प्लेट्यू 35 वीक्स पे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को मॉडिफाई करता है, और अगर किसी के बाद HPL नहीं भी है तो प्रेगनेंसी गुजर ही जाती है। और बेटा जी मैक्सिमम 12 वीक्स तक होता है। और HPL दुश्मन है इंसुलिन का और इसकी हाफ लाइफ है 15। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन पे। वैसे इसकी कोई तुक नहीं थी अंडों में, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली फिजियोलॉजी में तुम लोगों को मैंने मिस की थी स्लाइड। मैंने कहा था चलो बाद में पढ़ाऊंगी, फिर मैंने कहा अब डाल देती हूँ। चलो, मल्टीपल प्रेगनेंसी जो होती है दो तरह की होती है, डाइज़ाइगोटिक या मोनोजाइगोटिक। डाइज़ाइगोटिक फ्रेटर्नल भी बोलते हैं इनको, और क्योंकि इसमें दो सेपरेट अंडे होते हैं और दो सेपरेट स्पर्म्स होते हैं। जो डाइज़ाइगोटिक ट्विन्स हैं, कल हमने जैसे जेनेटिक्स में पढ़ा था ना फीटल एनॉमलीज के टेस्ट वगैरह, अगर हम उसके हवाले से देखें एन्यूप्लाइडी को, तो जो डाइज़ाइगोटिक ट्विन में है ना उसमें एन्यूप्लाइडी का रिस्क डबल होता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो मोनोजाइगोटिक है ना उसमें हाफ होता है, एवरेज होता है, या तो एवरेज आएगा या हाफ आएगा। डबल आएगा तो वो डाइज़ाइगोटिक में ही आएगा। ठीक है, देखें जो एन्यूप्लाइडी का रिस्क है वो डाइज़ाइगोटिक में ज्यादा है, क्योंकि हर बच्चा सेपरेट है। तो एक बच्चा एक माँ के पास दो बच्चे हैं तो ज्यादा नहीं हो गया, और मोनोजाइगोटिक में एक ही बच्चे के आधा आधा कर दिया ना तो एवरेज हो गया। ठीक है, तो जो NIPT का टेस्ट है ना वो डाइज़ाइगोटिक ट्विन में ज्यादा फॉल्स पॉजिटिव रेट देता है, क्योंकि दोनों बच्चे का अपना सेल्फ रिपीटेड DNA आ रहा है, ज्यादा आ रहा है बहुत, जबकि मोनोजाइगोटिक में इतना नहीं आता। ये दो कनेक्शन याद रखने हैं। डाइज़ाइगोटिक एन्यूप्लाइटिस का रिस्क डबल, मोनोजाइगोटिक हाफ आर एवरेज। NIPT false positive rate more in dizygotic, ठीक है, and come as compared to dizygotic in monozygotic, right? अब डाइजाइगोटिक में तो जेंडर कुछ भी हो सकती है, मतलब मेल एक लड़का भी हो सकता है एक लड़की भी हो सकती है, क्योंकि सेपरेट स्पर्म्स और अंडे थे ना। बट मोनोजाइगोटिक में जेंडर ने सेम ही होना है। ठीक है, क्योंकि सेम जेनेटिक मेकअप था, उसी का तो आधा हो गया। दूसरा ये पूछ लेते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो डाइजाइगोटिक में ज्यादा होती हैं मोनोजाइगोटिक में, मोनोजाइगोटिक में ज्यादा होती हैं। अब आप कहेंगे ट्रायोस एनियोप्लाइडिस तो कम थी, अब कॉम्प्लिकेशंस भी कम होनी चाहिए। मैं तो ऐसा सोचती थी, आप भी सोचते होंगे। हाँ, एनियोप्लाइडिस कम होती हैं बट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, और उनमें मैक्सिमम होते हैं कार्डियक। ठीक है, फिर इसमें इनका टेस्ट होता है ना ट्विन्स में, सबसे अच्छा होता है एमनियोसेंटेसिस, दोनों चाहे डाइजाइगोटिक है चाहे मोनोजाइगोटिक है, उनके सेपरेट मतलब सीवीएस से बेहतर है एमनियोसेंटेसिस, जिसमें कम फॉल्स पॉजिटिव आता है।
इसमें एक याद रखेगा, टेक सेपरेट कार्ड्स आर शेयर अ कैब, ये निमोनिक है। होता ये है कि 0 से 4 डेज में अगर स्प्लिटिंग हो जाए तो सेपरेट होगा कोरियन भी और एमनियन भी, ठीक है। इसके बाद जो है जो कोरियन है वो शेयर्ड होगा मोनोकोरियोनिक डे 4 एंड डे 8 के दौरान, ठीक है। सेपरेट कार्ड्स आर शेयर अ कैब, सेपरेट कार्ड्स में सेपरेट कोरियन एंड एमनियन पहले आएगा, फिर शेयर आ रहा है, उसका मतलब है कोरियन शेयर हो रहा है, ठीक है। और अगर स्प्लिटिंग होती है आफ्टर डे 8 जिसको हम डे 9 भी बोलते हैं, इसमें फिर जो है एमनियन भी शेयर्ड हो जाता है, मोनोम्नियोटिक आते हैं, मोमो भी बोलते हैं इनको। और 13 के बाद तो फिर कैब है ना, तो इसका मतलब ये है कोरियन एमनियन और बॉडी सब मिल जाएगा कंजॉइंट, मतलब मोनोकोरियोनिक मोनोम्नियोटिक कंजॉइंट ट्विंस अगर स्प्लिटिंग लेट होती है 13 डे पे। तो वैसे तो ये निमोनिक भी अच्छा है, मैंने तो उसको ऐसे याद किया हुआ 9 के साथ, मुझे मतलब ये एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है। तो डे 9 के बाद जो है बनता है मोनोकोरियोनिक मोनोम्नियोटिक। अच्छा ये देखो उन्होंने बोला शेयर सेपरेट कार्स, या तो गाड़ी अलग कर लो या कैब शेयर कर लो, इस तरह सोचो। सेपरेट कार्स मतलब अगर 0 से 4 डेज में स्प्लिटिंग हो जाती है मोनोजाइगोटिक ट्विंस की, तो दे हैव सेपरेट कोरियंस। जब कोरियन सेपरेट है तो एमनियन में भी तो अल्टीमेटली सेपरेट ही होना है ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मोनोकोरियोनिक्स होंगे सॉरी डाइकोरियोनिक्स, डाई डाई, ठीक है। और डे 4 से 8 के बाद क्या होगा, दे विल शेयर कोरियन, मोनोकोरियोनिक हो जाएंगे, बट स्टिल दे विल बी डाई एमनियोटिक। तो फिर डे 8 से 12 में क्या होगा, उसमें ये लिखा हुआ है शेयर है ना, 2 दफा शेयर आएगा, एक डे 4 8 में भी शेयर है और 8 और 14 में भी शेयर है। 4 और 8 में स्प्लिटिंग हो रही है तो सिर्फ कोरियन शेयर हो रहा है, जबकि 8 और 14 डे में स्प्लिटिंग हो रही है तो एमनियन भी शेयर हो रहा है, मतलब दोनों मोमो हो गए, ठीक है। 812 का नाम मोमो है, राइट। अब कर लो इसको, तो मोमो है उसका नाम, 812 है वट, और 13 डे के बाद तो कंजॉइंट है कैब, लाइक कोरियन एमनियन एंड बॉडी सब मिक्स। अच्छा इसमें जो सबसे मैक्सिमम होते हैं ना वो कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन है, ये मोनोकोरियोनिक होते हैं डाइएमनियोटिक, ठीक है। शेयरिंग ऑफ द कोरियन एंड डाइएमनियोटिक प्रेगनेंसीज कब हो रहा था ये 4 और 8 डे पे 75%, ये पूछ लेते हैं। बाकी मोनोकोरियोनिक मोनोम्नियोटिक 1% होते हैं, वेरी रेयर। और मोनो और वो जो कंजॉइंट है वो तो बहुत ही रेयर है, ठीक है। तो याद रहेगा फिर कि शेयर कार, यस नहीं, सेपरेट योर कार्स आर शेयर योर कैप एंड मोनोकोरियोनिक, ठीक है, एंड डायमनियाटिक 75% मैक्सिमम अमंग मोनोजाइगोटिक, ठीक है। एंड अगर कोई मोनोजाइगोटिक है तो फिर जेंडर सेम ही होगी, लेकिन होता पता है क्या, इसकी बेस पे हम डिसीजन ले नहीं सकते, क्योंकि जो डाइजाइगोटिक है उनमें भी तो सेम हो सकती है ना, ठीक है। इसलिए कोई इतना खास इसका फायदा नहीं है इस जेंडर का ना। लेकिन अगर किसी को पता चल जाए कि लड़का और लड़की है ट्विन के, तो फिर पक्की बात है ना वो फ्रेटर्नल ही है, दिस इज पक्की ठक्की बात कि 2 सेपरेट स्पर्म्स आए हैं, ठीक है। ये जो मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसीज हैं इसमें जो मैक्सिमम ये मोनोकोरियोनिक हैं, ये ज्यादा भी है और ये सबसे कॉम्प्लिकेशंस भी इनमें होती हैं, इनमें ट्विन ट्विन सिंड्रोम हो जाता है और टैप्स भी आ जाता है, ठीक है। वैसे तो ये बड़ी डिटेल है, प्रॉपर गाइडलाइंस है इनकी, बट आपने सिर्फ याद करना है कि इनमें टीटीएस में एक बच्चे में जो डोनर बच्चा है उसमें हाइपोवोलीमिया होता है, और जो रेसिपिएंट बच्चा है उसमें हाइपरवोलीमिया होता है, जिसको खून मिल रहा है वो तो हाइपर ही होगा ना। जबकि टैप्स में एक बच्चे में एच बी कम होती है और दूसरे में एच बी ज्यादा होती है। टीटीएस में एक बच्चे में लाइकर कम होता है, एक बच्चे में लाइकर ज्यादा होता है, ठीक है। टीटीएस में जो मेन रीजन है वो सेंट्रल आर्टरी टू वेन एनास्टोमोसिस है, लार्ज सेंट्रल आर्टरी टू वेन कनेक्शन, टीटीएस ओलिगो और पॉलीसीक्वेंस। जबकि टैप्स में टाइनी पेरिफेरल आर्टरी टू वेन कनेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से टैप्स होता है,
और इसमें फिर क्या होता है, एक में एनीमिया हो जाता है, दूसरे में पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। तो टैब्स में आप ये देखें, पी है ना, पेरिफेरल से याद करने, तो पी टैब्स में पी है, तो इसमें टाइनी पेरिफेरल वेसल्स होती हैं, आर्टरी टू वेन। तो टीडीएस अब अल्टीमेटली उसका अपोजिट ही है ना, सेंट्रल है। ठीक है, प्लेसेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शंस थोड़ा सा देख लें, ऐसे एम्ब्रियो का काम है ये। मोरोला क्या होता है, 16 सेल स्टेज होती है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द मोरोला। इसमें जो होता है इनर सेल मैस और आउटर सेल मैस बन जाते हैं, इसलिए इसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और सॉरी ट्रोफोब्लास्ट, हाँ, विच बिकम ट्रोफोब्लास्ट। ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट डेवलप हो जाता है। ब्लास्टोमेयर क्या होता है, इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट को बोलते हैं। जोना पेरिसिटा क्या होता है, ये सराउंडिंग कवरिंग है ग्लाइकोप्रोटीन की, विच परसिस्ट टिल ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ताकि वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिखर बुखर ना जाए टिल इम्प्लांटेशन। हाँ, ये इसका फायदा होता है। ट्रोफोब्लास्ट जो है, इसको ये स्टेम सेल्स होते हैं बेसिकली, इसके भी 2 लेयर्स बन जाती हैं। तो इनर सिंगल न्यूक्लियस जो होता है जिसमें, उसको हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, और जो सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं उसको ट्रू सिंसिटियम कहते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ वाले होते हैं सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट, अंदर की तरफ वाले होते हैं इनर, इनको हम कहते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट है तो आउटर ही, बट इसके अंदर भी तो 2 लेयर्स है ना, पहली लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट है और ऊपर वाली जो है वो सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट है। और ट्रोफोब्लास्ट इज द की प्लेसेंटा सेल पार्ट सिंथेसिस इन्वेजन एंड एंकरिंग द प्रेगनेंसी इन द यूट्रस, जिसको हम कहते हैं रीमॉडलिंग होती है डेसिडुआ के साथ। और डेसिडुआ क्या है, जो एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी में बनती है उसको कहते हैं। और प्लेसेंटा जो होता है वो हेमिकोरियल होता है, जिसमें मैटरनल ब्लड इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद कोरियोनिक सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट होता है। बाकी ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये बाहर वाली सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट है, अंदर इनके पेटल ब्लड वेसल्स हैं, ये रिमॉडलिंग होगी है, और ये यूट्राइन वेसल्स हैं, इनकी स्पाइरल आर्टरीज बन गई हैं। और इस सारे नतीजे में क्या हुआ, ब्लड माँ दे रही है, बच्चा ले रहा है। बाकी इसको छोड़ो अभी। तो हाँ, अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पे, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 ही होते हैं ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर बहुत अहम है बच्चों, इसमें 6 होते हैं मजीद हार्मोन्स, 1 2 3 4 5 6। एम्ब्रियो करनी है अभी, रिलैक्स, आसान थोड़ी ना ये एम्ब्रियो करते हैं। मैंने वैसे सोचा था एम्ब्रियो नेट में थोड़ा एंड पे करते हैं, ताकि वो रिवीजन भी ना करनी पड़े, साथ ही हो जाए। ओके, तो एंट्री पिट्यूटरी में 6 हार्मोन्स हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका नाम भी याद कर लो दूसरे बार, थायरोट्रोपिन। जब थायरोट्रोपिन आता है तुम्हें याद ही नहीं रहता, इसको टीएसएच भी बोलते हैं, और जब सोमैटोट्रोपिन आता है तो तुम भूल जाते हो कि ये ग्रोथ हार्मोन नहीं है, एक ही बात है। फिर एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन, ठीक है, फिर एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और लुटेनिजिंग हार्मोन एलएच, एंड प्रोलैक्टिन। ये 6 के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं। ठीक है, रिलीज भी और सिक्रीट भी सारे। अच्छा, तो उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में जो रेगुलेशन है वो 3 तरह के इंटरेक्शन से होती है। एक आता है हाइपोथैलेमिक इनपुट, ठीक है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी फैक्टर्स हाइपोथैलेमस से आते हैं। इन 6 के 6 हार्मोन के जो स्टिमुलेटरी फैक्टर्स हैं, जैसे हम अगर मैं टीएसएच की बात करूं तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से इनपुट आ रही है ना। तो दूसरा फीडबैक इफेक्ट ऑफ द सर्कुलेटिंग हार्मोन्स, अब जब पिट्यूटरी में ज्यादा हो जाएंगे तो फिर दोबारा हाइपोथैलेमस में जाएंगे कि भाई बंद करो रिलीज करना। तीसरा होते हैं पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन सिक्रीशंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ। ये 3 तरीकों से जो है रेगुलेशन होती है एंटीरियर पिट्यूटरी की। एक ही अपनी खुद करता है अपने हार्मोन्स की सिक्रीशन से, और दूसरा ये कि जो सर्कुलेटिंग हार्मोन्स हैं उनका फीडबैक जाता है, और हाइपोथैलेमस का अपना। एंटीरियर पिट्यूटरी में वो ये सारी वही वाली बातें हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो है वो 2 हार्मोन्स होते हैं, जिसको आर्जिनिन और वेसोप्रेसिन या एंटीडायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। दूसरा सिंटो है, ऑक्सीटोसिन आपका, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं।
ठीक है। वैसे लव हार्मोन सिम्टम को तो नहीं बोलना चाहिए वो तो एस्ट्रोजन को बोलना चाहिए। अच्छा, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक बात याद रखिएगा, ये रिलीज करते हैं, सिक्रीट नहीं करते। सिक्रीट जो है वो एंट्री पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं। इसका मतलब है पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ इनको रिलीज कर रहा है, बन ये कहीं और रहे होंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलेंगे, छोटा सा ने बनाया हुआ है इसका पिट्यूटरी का स्केच। ठीक है, इसमें पोर्टल वेन्स आ रही हैं, न्यूरल लोब है और साइनसेस हैं और इसकी लोकेशन है जुगुलर वेन। एनाटॉमी इसकी बेसिकली आ रही है, बट एनाटॉमी के साथ करेंगे। ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं। ग्रोथ हार्मोन बिगिंस अर्ली इन द fetal life and continues throughout the life, although at a progressive lower rate. Mean daily growth hormone secretion is pulsatile. It is high in childhood with a peak at puberty and secretion falls during adulthood. ठीक है, in the adult women approximately 5 pulses of growth hormone are secreting during a 24 hours period and larger peak occurring during the onset of the sleep at the night. और half life होती है 20 और बेटा चीजें की थी 15। तो इसमें जो हमें याद रखना है ना वो ये है कि जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं ये तो इनकी प्रोडक्शन फिटल लाइफ से शुरू हो जाती है बट बहुत स्लो होती है। पीक पे ये पबर्टी पे जाती है और जब पबर्टी हो जाती है तो फिर दोबारा अपनी अडल्टहुड में स्लो हो जाती है। तो पबर्टी को स्टार्ट करने के लिए पीक पे गई थी। ठीक है, और जैसे ही पबर्टी का वो इंजन स्टार्ट हुआ ये फॉल हो जाती है अडल्टहुड में। ठीक है, दूसरा ये कि इसकी जो पल्सेस है ना वो 5 पल्सेस हैं बट इट कैन बी मैक्सिमम 10 पल्सेस। अगर आपके एमसीक्यू में 8 to 10 आए तो वो भी ठीक है, मिनिमम 5 पल्सेस हैं। और एक और एमसीक्यू है इसका कि इसका लार्जर पीक कब होता है, वो स्लीप के टाइम होता है, एट नाइट, ऑनसेट ऑफ स्लीप एट नाइट। तो अच्छी जो नींद है ना उसे देखिए हमारे ग्रोथ हार्मोन पे कितना इम्पैक्ट होता है। अच्छा, ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना इसका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, फैट मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। प्रोटीन पे इसका इफेक्ट ये है कि इंक्रीज करता है अमीनो एसिड अपटेक को एंड प्रोटीन सिंथेसिस को। एनाबॉलिक हार्मोन है ना, और प्रोटीन ऑब्वियसली एनाबॉलिक है तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन को या ब्रेक डाउन को डिक्रीज करेगा। फैट के साथ जो है ये स्टिमुलेट करता है ट्राइग्लाइसराइड्स की ब्रेक डाउन। ठीक है, और फैट के लिए ये जो है कैटाबोलिक है, प्रोटीन के लिए एनाबोलिक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज अपटेक इन द पेरिफेरल टिश्यूज, इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज सिंथेसिस इन द लिवर। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए इंसुलिन की तरह काम करता है, एनाबोलिक है, प्रोटीन के लिए भी एनाबोलिक है, फैट के लिए कैटाबोलिक। फिर हम आ जाते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब मैंने बोला ना पिट्यूटरी के 3 तरीकों से रेगुलेशन हो रही है। हाइपोथैलेमस से इसके अपने खुद पिट्यूटरी कर रहा है, आर्टोक्राइन पैराक्राइन सिक्रीशन से अपने हार्मोन की, और जो सर्कुलेटिंग हार्मोन्स हैं उनसे। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ये आ रहा था हायर सेंटर से, और वहां भी ये आ रहा था nerve terminals in the median eminence and transported to the anterior pituitary gland via the hypophyseal portal capillaries। ठीक है, ये पूरा रूट याद रखना है। नर्व टर्मिनल्स जो मीडियन एमिनेंस है वहां ये रिलीज हुआ है। ठीक है, और फिर जो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है कैपिलरीज का उसके थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी में आया है। अच्छा, फिर इस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है तो ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोस्टेटिन भी बोलते हैं और ये 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड है। ठीक है, और इसमें वैसे अमीनो एसिड्स होते हैं 191, आगे आएगा। अच्छा, इसके बाद लोकेटेड इन द एंटीरियर पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और सिक्रेटेड बाय द सोमैटोट्रॉफ्स। जो सोमैटोट्रोफिन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, उनको बनाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं उनको सोमैटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ये सोमैटोट्रॉफ्स जो हैं वो 40% टोटल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जबकि वो जो प्रोलैक्टिन वाले थे लैक्टोट्रॉफ वो 15% करते हैं, और जब वो प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो 50% करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में लैक्टोट्रॉफ का काम ज्यादा, ग्रोथ हार्मोन का तो नहीं ज्यादा। ग्रोथ हार्मोन सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड
containing 191 amino acid. Growth hormone exerts its effects directly and indirectly through the family of insulin-like growth factors. The insulin growth factor family consists of 3 members: insulin, IGF-1 and IGF-2 that share common structural similarities. Insulin growth 1 and growth 2 have metabolic functions but also have important roles in cellular proliferation and function of differentiated tissues. ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि भाई ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना वो सोमैटोट्रॉफ्स बनाते हैं 50%, वो खुद इंट्रिब्यूटरी को बनाते हैं, ठीक है। और ये इसमें 191 अमाइनो एसिड्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन में, और इसका सारा काम इसके ये फ्रेंड्स करते हैं, इंसुलिन, IGF-1 एंड IGF-2। अब IGF-2 जो है इज अ मेजर फीटल ग्रोथ फैक्टर और IGF-1 इज इम्पोर्टेंट फॉर पोस्टनेटल ग्रोथ, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना E1 पहले आ गया, पोस्ट मेनोपॉजल तो लेट आती है, तो वो अपोजिट है। इसी तरह IGF-1 भी लेट आ गया ना, आफ्टर बर्थ आया है, ठीक है। और इनसाइड इंटरक्राइन लाइफ में IGF-2 है, और इंसुलिन तो अडल्ट लाइफ में है, सारा एनाबॉलिक हार्मोन है। सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन is stimulated by growth hormone releasing hormone and inhibited by somatostatin, ठीक है, both of which are produced by the hypothalamus. hypothalamus ही रेगुलेटरी हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का जी। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन देके स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन को, और सोमैटोस्टेटिन भेज के उसको जो है वो डाउन करता है, ठीक है। और जो भी हार्मोन पढ़े, कुछ बातें हैं जो आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। ये हार्मोन पेप्टाइड है, ये ग्लाइकोपेप्टाइड है, ठीक है। इसके अमाइनो एसिड्स कितने हैं, इसकी हाफ लाइफ कितनी है, इसकी अपनी लोकेशन कहाँ है, और इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, इसकी स्टिमुलेशन कौन करता है और इसकी इनहिबिशन कौन करता है। तो एंडो में इन हार्मोन से एग्जामिनर बस यही चाहता है कि आपको याद रहे। बहुत सारी हम अप्लाइड भी पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी की, और बताइए ट्रीटमेंट और कितनी गप्पे होंगी, लेकिन आपका जो पार्ट 1 का एग्जाम है ना, उसका मकसद मैनेजमेंट है ही नहीं, उसका मकसद पैथोजेनेसिस है, काजीज हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आपने इनको नहीं छोड़ना, आपने अगर कुछ छोड़ना है तो वो मैनेजमेंट है। फिर ग्रोथ हार्मोन हो गए, फिर ग्रोथ हार्मोन के इनहिबिटर्स कर लेते हैं। सोमैटोस्टेटिन तो था ही ना, ग्लूकागॉन, प्रोलैक्टिन, TSH, ग्रोथ हार्मोन खुद ज्यादा हो जाएगा, अपना पिट्यूटरी अपना भी तो खुद एहतजाब कर रहा था ना, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रीटिन, मोटिलिन, VIP, GIP, ठीक है, ये सारे सोमैटोस्टेटिन कैन बी थॉट ऑफ एज ए मेजर इनहिबिटर एंड इट इनहिबिट्स दीज। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन and somatostatin secretion during sleep, exercise, stress and blood glucose levels, ठीक है। इसके बाद in addition to IGF-1 provides negative feedback to the pituitary gland and hypothalamus. Finally, estradiol act to increase the sensitivity of the tissues to the growth hormone. बस आपने याद रखना है ये ज्यादा कब होता है, कम कब होता है, और मैक्सिमम इसकी पीक जो होती है वो रात को सोते हुए होती है, ठीक है। लेकिन मैंने इसके MCQs देखे हैं, बड़े वैसे घटिया होते हैं, ये इसमें से कुछ भी निकाल देंगे, मतलब ये भी पूछ लेंगे गैस्ट्रिन क्या करता है, और ये भी पूछ लेंगे SCC के क्या करता है, और ये भी पूछ सकते हैं कि VIP और GIP क्या करता है, ठीक है। तो ये अच्छा रट्टे वाला काम है। ओके, ग्रोथ हार्मोन के बाद कौन सा बचता है हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। और सोमैटो जो ट्रॉफ्स थे, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का नाम था स्मैटोट्रोफिन, स्मैटोट्रोफिन, ये डिफरेंट है, ठीक है। अब ये जो है ना सोमैटोस्टेटिन, ये डिफरेंट है। सोमैटोट्रोफिन तो खुद ग्रोथ हार्मोन है, जो सोमैटोस्टेटिन है ये इसका इनहिबिटर है, ठीक है। और जो सोमैटोट्रोफ्स हैं वो सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी के, क्योंकि उन्होंने एंटीरियर पिट्यूटरी तो रिलीज भी करना है, बनाना भी है, सिक्रेट भी करना है ना। चलें, अच्छा फिर हम आते हैं प्रोलैक्टिन पे। प्रोलैक्टिन
जो एंटीरियर पिट्यूटरी का अपोजिट टू स्मेटोट्रॉफ्स ओनली 15% बनाता है, और इसके सेल्स को लैक्टोट्रॉफ्स कहते हैं। प्रोलैक्टिन इज अ सिंगल चेन प्रोटीन, और इसमें कितने थे, उसमें तो जो थे ग्रोथ हार्मोन में तो 191 थे ना, इसमें 199 है, बट साथ में 3 डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होते हैं। ठीक है, प्रोलैक्टिन की स्ट्रक्चरल हेमोलॉजी जो है वो ग्रोथ हार्मोन के साथ होती है, और जो एस्ट्रोजन है वो स्टिमुलेट करता है लैक्टोट्रॉफ को। ठीक है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ दी सेल्स इन प्री मेनोपाजल वुमेन स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में जो एस्ट्रोजन है, अगर इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है तो पिट्यूटरी के लैक्टोट्रॉफ्स बढ़ जाएंगे, लेकिन जो है सिंटो भी नहीं बढ़ेगा, सिंटोटर्म पे बढ़ता है ना पार्चुलेशन जब स्टार्ट होती है, और फिर वो लेट डाउन रिफ्लेक्स आता है मिल्किंग का, और वो आता है जब एस्ट्रोजन ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप थोड़ा फनी है कि एक जगह तो एस्ट्रोजन लैक्टोट्रॉफ को बना रहा है, और दूसरी जगह जब इन्होंने फंक्शन करना है तो इसको स्टिमुलेट, इसको खुद कम होना पड़ेगा। ये तो इन हार्मोन्स का मसला है ना। तो तुम्हें पता है एंडोक्राइन की एफसीपीएस कितने साल की है? 7 साल की है। और वैसे गायनी ओब्स की एमआरसी जीवन 4 साल में जिंदगी स्कूल में आ जाती है, तो ये डबल काम है एंडो। हालांकि थोड़े से हार्मोन है, बट दे आर वेरी सेंसिटिव, एक दूसरे को इम्पेक्ट कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है, इतना फाइन बैलेंस्ड इनका आपस में इंटरेक्शन है। तो ऐसे अल्लाह की शान है एंडो ना, एंडोक्राइन। कोई एम्ब्रियो पढ़ लेता है, वैसे पता नहीं तुम में से कोई, सारी मुस्लिम लग रही है नाम से तो यार कोई एंडो पढ़ ले, और अगर कोई एनाटॉमी विद एम्ब्रियो पढ़ लेना, तो कोई बंदा चलो मुसलमान ना भी हो, ये नहीं हो सकता कि वो ये ना माने कि ये जो हमें अल्लाह किस हम ऐसे ही पैदा हो गए किसी धमाके से। पॉसिबल ही नहीं है इतना फाइन बैलेंस, मतलब ये इतनी अच्छी सिंक्रोनाइजेशन तो कोई तख्लीक करने वाला ही बना सकता है। मतलब आपको लगता है इतनी अच्छी गाड़ी, इतने उसमें वो जो BMW इतने अच्छे फंक्शन के साथ, वो खुद ही आपसे वो उठे तो वो धमाके से जमीन से निकल के आ जाए? नहीं आ सकती भाई। उसमें तो इतने सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, रेन के, हीट के, टेम्परेचर के, कोलिजन के। ठीक है, मेरे पास है नहीं BMW वैसे, तुमको इतने फंक्शन मैडम को क्यों पता है, तो ऐसे बता रही हूँ। तो भाई हम इंसानों के सिस्टम को भी बंदा पढ़ ले और फिर उनकी सिंक्रोनाइजेशन, तो पॉसिबल ही नहीं है कोई एथिस्ट रह सके। आंखें खोल, जो मेडिसिन साइंस है तो आंखें खोल देने वाली है, और इंशाल्लाह एम्ब्रियो में हमारा ईमान ज्यादा पुख्ता होगा। अच्छा, तो चले, अभी हम किधर थे? एस्ट्रोजन क्या कर रहा था? एस्ट्रोजन क्या कर रहा था? प्रोलिफरेशन ऑफ पिट्यूटरी टेक्टोट्रॉफ्स कर रहा था। इन ह्यूमन इट इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन। अब मैं तुमसे पूछूं क्या करता था एस्ट्रोजन लैक्टेशन में? क्या बना रहा था? एल्बोलाई बना रहा था, डक्ट्स बना रहा था? डक्ट्स बना रहा था ना? डक्ट्स। शुक्र है मुझे याद है। ओके, एल्बोलाई प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। अच्छा, प्रोलैक्टिन आल्सो बाइंड्स टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स इन द गोनेड्स, लिम्फोइड सेल्स एंड द लीवर। प्रोलैक्टिन के जो है ना रिसेप्टर्स पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। ठीक है, हाँ डॉक्टर सुनाता है। इट आल्सो नोटेबल दैट मेन हैव द सेम सर्कुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन एज नॉन लैक्टेटिंग वुमेन। मतलब एक पेशेंट जो लैक्टेट नहीं करा रही ना, एक 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 मदर जो लैक्टेट नहीं करा रही, उसके प्रोलैक्टिन और एक मेल के प्रोलैक्टिन सेम है। ठीक है, और बाकी प्रोलैक्टिन हैज इफेक्ट ऑन द hypothalamo-pituitary gradal axis. It can inhibit the pulsatile secretion of the GnRH from the hypothalamus, and it can alter the activity of the certain steroidogenesis enzymes as well. जब जो प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो प्रोलैक्टिन ज्यादा करती हैं, तो फिर क्या होता है? वो साइकिल गड़बड़ हो जाते हैं, मेनोरिया हो जाता है, सेकेंडरी मेनोरिया हो जाता है, इनफर्टिलिटीज हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती हैं? वो इसलिए हो जाती हैं कि ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इसकी पल्सिलिटी खराब हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। तो ये हार्मोन सिर्फ चाहिए ही नहीं हमें, हमें इनका एक फाइन रिदम भी चाहिए, पल्सिलिटी, इनके एम्पलीट्यूड, और मतलब बहुत ही फाइन बैलेंस चाहिए। जहां कोई मसला होगा बस ओव्यूलेशन स्टॉप। अच्छा,
तो prolactin secretion is regulated by a dual hypothalamic inhibitory and stimulatory system. In addition, it can regulate its own secretion through a short feedback loop. ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी में है तो फिर पिट्यूटरी वाले काम भी करेगा, खुद का भी खुद कंट्रोल करता है, और डुअल है वैसे इसका, मतलब हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन इसको इनहिबिट भी करता है और स्टिमुलेट भी करता है. प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इज पल्सैटाइल एंड इंक्रीज विद द स्लीप. ग्रोथ हार्मोन भी स्लीप और नाइट के वक्त ज्यादा हो रहा था ना, प्रोलैक्टिन भी स्लीप के साथ ज्यादा हो रहा है. दोनों एमसीक्यूज हैं, रिकॉल्स हैं. द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस इज यूनिक in that the predominant hypothalamic influence is inhibitory, whereas it is stimulatory for all other hormones. Thus, the damage to the hypothalamic control causes the increased prolactin levels. वो ये कह रहे हैं कि यूनिक है ना प्रोलैक्टिन के साथ ताल्लुक जो हाइपोथैलेमस का है. सबको तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एंट्री पिट्यूटरी के 5 के 5 हार्मोन्स को, ठीक है. बट प्रोलैक्टिन के लिए ऐसा नहीं है, प्रोलैक्टिन को ये जो है इनहिबिट करता है, ठीक है. Dopamine released into the hypophyseal portal veins from nerve terminals in hypothalamus is the main neurohormone which inhibit the prolactin secretion. क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस है इसके पास डोपामिन है, और जो डोपामिन है वो प्रोलैक्टिन का दुश्मन है. तो जब वो स्टिमुलेट होगा तो डोपामिन आएगा तो ये बेचारा जो है इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है. इसलिए सोमैटोस्टेटिन also has an inhibitory effect. सोमैटोस्टेटिन का इनहिबिटरी इफेक्ट सोमैटोट्रोफिन पे भी था ना, ग्रोथ हार्मोन पे भी था, और प्रोलैक्टिन पे भी है. स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स फिर कैसे होता है इस पे, अब हर चीज तो इसको डाउन ही कर रही है तो फिर बेचारा रिलीज कैसे होगा, वो होगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू. इसी वजह से आपने देखा होगा ना हाइपोथायराइडिज्म में प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा होते हैं, ठीक है. वैसे अगर इसका नॉर्मल लेवल 500 इंटरनेशनल यूनिट्स में कहूँ तो hypothyroidism में it can be up to 1500 international units even in PCO as well, ठीक है. अच्छा, आगे देखते हैं हम कि इसके बाकी स्टिमुलेटरी फैक्टर्स कौन से हैं. थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, प्रेगनेंसी है, सकलिंग है, एस्ट्रोजन है, ओपियाइड्स हैं, डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं. डोपामिन तो इनहिबिटरी है ना, तो स्टिमुलेटरी इसका एंटागोनिस्ट आ जाएगा, ठीक है. इसके अलावा इसके जो स्टिमुलेटरी फैक्टर्स हैं, स्लीप है, स्लीप में होता है ना मैक्सिमम, एंड स्ट्रेस, ठीक है. इस वजह से जो एपिलेप्सी के सीजर्स होते हैं इसमें प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है. तो इस प्रोलैक्टिन में जो याद करने वाली बात है वो तो तुम्हें याद ही रहेगा कि हाइपोथैलेमस और डोपामिन इसका दुश्मन है. तो इसके फ्रेंड्स कौन कौन हैं, TRH, प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन, ओपियाइड्स और स्लीप एंड स्ट्रेस. अब आपको लगेगा स्ट्रेस तो दुश्मन होना चाहिए, नहीं, इधर दोस्त है. ओके, तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटेड बाय डोपामिन एंड सोमैटोस्टेटिन और स्टिमुलेटेड बाय थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, एस्ट्रोजन, ओपियाइड्स, डोपामिन, D2, एंटागोनिस्ट एंड स्लीप एंड स्ट्रेस, ठीक है. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर हम आ जाते हैं गोनेडोट्रोफिन्स पे. गोनेडोट्रोफिन्स पे कहते हैं FSH-LH एंड बीटा एसीजी को, इनको कहते हैं गोनेडोट्रोफिन्स. नहीं, गोनेडोट्रोफिन बीटा एसीजी को कैसे कह सकते हैं, नहीं, दिस इज LH एंड FSH. बीटा एसीजी तो एंटीपिट्यूटरी का हार्मोन ही नहीं है, ये तो प्लेसेंटा का था. तो ये गोनेडोट्रोफिन्स जो हैं इसमें से जो FSH, LH, बीटा एसीजी हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं बेसिकली, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है. LH and FSH are secreted from the gonadotropin in the anterior pituitary. These cells make up 10 to 15% of the anterior pituitary, और 10 to 15% ही तो प्रोलैक्टिन या लैक्टोट्रोफ बना रहे थे, तो मैक्सिमम तो ग्रोथ हार्मोन 50% वाले सेल्स बना रहे थे ना एंटीरियर पिट्यूटरी का. अच्छा, ये जो गोनेडोट्रोफिन्स है ना, इनके रिसेप्टर्स हैं टिपिकल G प्रोटीन लाइक प्रोटीन्स, ये हमने बायोकेमिस्ट्री में किया था, है ना. और ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं बाय एडिलेट साइक्लेज से, जिससे फिर क्या होता है, स्कैम्प बढ़ जाता है, ठीक है. सेकेंडरी मैसेंजर है ये. FSH and LH are important regulators of steroidogenesis in the gonads. In the testes, LH act on the Leydig cells, whereas FSH act on the Sertoli cells. ठीक है, we have done in physiology. There are numerous isoforms of circulating LH and FSH, and biological potency depends on the degree and size of the glycosylation and the electrical charge of the molecule. Such different assays of LH and FSH concentrations may not always give a true index of biological activity. तो इसके लिए हम फिक्स कर लेते हैं कि day 2
साइकिल पे हम कराएंगे एफएसएच, वरना बहुत वेरिएशंस हैं और बहुत इसके आइसोफॉर्म्स हैं। यू कैन नॉट डिसाइड अदरवाइज कि एफएसएच कि क्या क्या इन्फ्लुएंस निकालेंगे फिर उससे। तो अगर डे 2 पे है तो कोई इन्फ्लुएंस निकल सकता है, अगर डे 2 पे नहीं है तो फिर एक वैल्यू फिर भी काम की नहीं है, आपको 6 हफ्ते बाद दूसरी वैल्यू करानी पड़ती है। तो गोनेडोट्रोफिन हमने पढ़े, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। इनका यार वेट भी करना होता है क्या? मैं तो नहीं करती वेट। बताओ अमीना, वेट भी आता है क्या रिकॉल्स में? हाँ, अमीना है ही नहीं, ये कहाँ चली गई? तुम लोग इतने एमसीक्यूज करते हो, तुमने ये वेट देखे हैं, वेट वाले क्वेश्चन पास पेपर्स में? मैंने तो 2011 में दिया था पेपर, तब नहीं आते थे। हाँ, बस दफा करो। वैसे भी मैंने तुम्हें बोला था कि आप लोगों का ना इस वक्त पीक टाइम है, आपके अपने न्यूरॉन्स बड़े एक्टिव हैं, उनको इस्तेमाल ही ना करो उन चीजों के लिए जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। तो आएगा यही आएगा ना कि गोनेडोट्रोफिन में होता क्या है, करता क्या है, इनहिबिट कैसे होगा, सिक्रीट कैसे होगा, एंड दैट्स ऑल। इस पे लगाओ एनर्जी। वो जिसको मैंने बोला था ना स्मार्ट वर्क, वो यही है, ठीक है। वो पता है क्या स्मार्ट वर्क है? जैसे आपको बहुत जल्दी में निकलना है, बहुत जल्दी में निकलना है, तो तुम लोग क्या लोगे? सर्दी है ना, सॉक्स पहनोगे, जूते उठाओगे, रात को सोने के लिए कंबल उठाओगे, ठीक है, मोबाइल और चार्जर रखोगे, और दैट्स ऑल। ये तो नहीं करना ना पूरा बैग पैक करना। तो तुम लोगों की हालत वही है, पेपर नजदीक है, पूरा बैग नहीं पैक करना, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें जो प्रोडक्टिव चीजें हैं वो पैक करनी है दिमाग में। गोनेडोट्रोफिन हो गया, एफएसएच, हाँ एफएसएच रेज, ऑब्वियसली एफएसएच पोस्ट मेनोपाजल एज में ज्यादा होता है, और लेकिन प्री मेनोपाजल वो जो प्री कॉक्शियस एज है जिसे प्री पुबर्टी एज कहते हैं उसमें कम होता है ये, ठीक है। तो नॉर्मल ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव ईयर्स में होता है। और एफएसएच एलएच रिलीज इन रिस्पांस टू द पल्सेस ऑफ द जीएनआरएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस। मैंने बोला ना हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन दे रहा है, गोनेडोट्रोफ्स बनाने के लिए गोनेडोट्रोफ रिलीजिंग हार्मोन दे रहा है, थायराइड बनाने के लिए थायराइड रिलीजिंग हार्मोन दे रहा है, ठीक है। प्रोलैक्टिन को ना बनाने के लिए डोपामिन दे रहा है, ठीक है। अच्छा, FSH stimulates receptors on the granular cells of the female ovarian follicles to produce estrogen, increase level of estrogen, act PR, negative feedback on hypothalamus, thus leading to the decrease in the, ये सारी वो बातें जो हमने फिजियोलॉजी में की थी, ठीक है। तो ग्रैनुलर सेल्स ने एस्ट्रोजन ही देने होते हैं ना, वो एस्ट्रोजन बनता कैसे है? जब थीका सेल से आएगा एंड्रोजन, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है? एरोमेटेज होता है, और raised level of estrogen from the growing follicle lead to an increase in pulses of the GnRH and a subsequent surge in LH, which in turn lead to the ovulation at around 14 day of the menstrual cycle. ये जो LH सर्ज है बेसिकली एस्ट्रोजन सर्ज की वजह से ही तो बनती है, ठीक है। तो वैसे तो LH पे नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है एस्ट्रोजन का, जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन पॉजिटिव हो जाता है। Let's maintain the corpus luteum. FSH levels are raised after menopause when decreasing level of estrogen as consequences of the ovarian atresia. हमने पढ़ा था कि just prior to ovulation FSH भी ज्यादा हो जाता है, बट estradiol भी ज्यादा हो जाता है, जबकि menopause में FSH ज्यादा होता है, estradiol कम होता है। फिर एक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, इसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें 2 ही हार्मोन है और वो भी ये खुद नहीं बनाता, रिलीज करता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पहला हार्मोन वैसोप्रेसिन है और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ये स्मॉल पेप्टाइड्स हैं, ये भी पेप्टाइड है, ग्रोथ हार्मोन भी पेप्टाइड था, ठीक है। प्रोलेक्टिन्स भी पेप्टाइड थे, और ये जो एफएसएच चल रहे हैं दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये याद रखिएगा। बाकी ये सारे पेप्टाइड हैं। They consist of 9 amino acids arranged in a ring structure with a short tail. Vasopressin is mainly synthesized in the supraoptic nuclei and to a lesser extent the paraventricular nuclei, whereas the reverse is true for centro. And this is your MCQ, है तो बहुत ही फजूल, ठीक है। याद रखना है कि जो वेसोप्रेसिन है ना, ये ज्यादा निकलता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई से, जबकि ऑक्सीटोसिन ज्यादा निकलता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई से, ठीक है। ऑक्सी निकलेगा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई, और जो
वैसोप्रेसिन है ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। कोई तरीका नहीं है याद करने का? इतने भी बोले याद करें, बस इसको ऐसे ही कर लो। द हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन द लार्ज magnocellular neurosecretory cells of these nuclei are transferred to the posterior pituitary gland, whereas those synthesized is the smaller। अच्छा देखो, हमने अभी दो चीजें याद की हैं। हमने कहा ऑक्सीटोसिन निकलेगा पैरावेंट्रिकुलर से और जो वैसोप्रेसिन है वो सुप्राऑप्टिक से निकलेगा। आपने दो चीजें और याद करनी है कि जो ये जो हार्मोन्स हैं ये इन लार्ज अमाउंट में बनते हैं मैग्नोसेलुलर सेल्स में, और ये सेल्स जो हैं इनसे जो हार्मोन्स जाएंगे वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे, जबकि जो कम मिकदार में बनेंगे वो जाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में तो अपने खुद हार्मोन बना रहे हैं तो उसको थोड़ा चाहिए, स्मॉलर अमाउंट चाहिए, ठीक है। इनको कहते हैं पार्वोसेलुलर न्यूरॉन्स। और जो थैलेमस के न्यूरॉन्स बड़े वाले न्यूरॉन्स है जिन्होंने ज्यादा काम करना है, पिट्यूटरी को जाके देना है ना, पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद तो बनाता नहीं है, तो इसलिए ज्यादा काम करना है ना। मैग्नोसेलुलर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं ऑफ दीज न्यूक्लियाई ये जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। मैंने तो इसको ऐसे याद किया, छोटा काम करना है एंटीरियर पिट्यूटरी ने, स्मॉल बड़ा काम करना है मैग्नो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने। सेंटो पैरावेंट्रिकुलर और ऑक्सीटोसिन नहीं, सेंटो नहीं, वो वैसोप्रेसिन जो है वो सुप्राऑप्टिक, ठीक है। तो बस वंस पैक्ड इनटू द सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, ये सेंटो भी और वैसोप्रेसिन भी ये जाती हैं एक्सोनल फ्लो के थ्रू, दिस इज एमसीक्यू, टू द नर्व टर्मिनल्स जिसको हम कहते हैं हेरिंग बॉडीज, और जाती क्या है न्यूरो हाइपोफिसिस में। न्यूरो हाइपोफिसिस 1 और 2 होते हैं। न्यूरोफाइजिन 2 इज द प्रोडक्ट क्लीव्ड फ्रॉम द वैसोप्रेसिन प्रो हार्मोन, और न्यूरोफाइजिन 1 जो है वो सेंटो में होता है। न्यूरोफाइजिन 1 सेंटो और न्यूरोफाइजिन 2 याद कर लें, ये जो है वैसोप्रेसिन की क्लीव्ड के लिए जरूरी है। कितना मुश्किल है ये, चलो इसको दोबारा करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसके दो हार्मोन्स हैं जो ये खुद नहीं बनाता, रिलीज करता है। फिर वो आते कहाँ से हैं? जो वैसोप्रेसिन है सुप्राऑप्टिक से, और सेंटो जो है वो पैरावेंट्रिकुलर से, और इनके न्यूक्लियाइज जो होते हैं वो होते हैं मैग्नोसेलुलर न्यूक्लियाइज। और जो वैसोप्रेसिन हमने पहले पढ़ा है ना, तो ये न्यूरोफाइजिन 2 इसको बनाते हैं, हालांकि इसको 1 होना चाहिए था अगर हमने इसको पहले पढ़ा है। और जो न्यूरोफाइजिन 1 है वो सेंटो की क्लीव में इस्तेमाल होते हैं, इस क्लीव फ्रॉम ऑक्सीटोसिन प्रो हार्मोन। कर लोगे यार? चलूं आगे? चलो मैं तुम्हारा टेस्ट ही ले लेती हूँ। अब बताओ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के कितने हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास कितने हार्मोन्स होते हैं? 2 हार्मोन्स होते हैं। 2 हार्मोन, ओके। जो सिंटो है उसका उसका प्रो हार्मोन, उसकी क्लीवेज किससे होती है? न्यूरोफाइजिन 1 से या 2 से? 1 से। वैसोप्रेसिन की क्लीवेज न्यूरोफाइजिन 2। और वैसोप्रेसिन का जो सोर्स है हाइपोथैलेमस में वो कौन सा है? सुप्राऑप्टिक या पैरावेंट्रिकुलर? पार्बोवेंट्रिकुलर। और सिंटो का कौन सा है? सिंटो का कौन सा है? पैरावेंट्रिकुलर। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो सेक्रेटरी न्यूक्लियाई हैं वो कौन से हैं? मैग्नो या मैग्नो पोस्टीरियर पिट्यूटरी? चलो मैग्नो आता है तुम लोगों को, ठीक है। तो और बाकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी के मसमाल होते हैं पार्वोसेलुलर, ठीक है। आगे अच्छा, आगे है आर्जिनिन वैसोप्रेसिन की मजीद डिटेल्स। वैसोप्रेसिन वाटर बैलेंस, किडनी के वाटर बैलेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। 2 तरह की सोर्सेज होते हैं इसके, वो भी करते हैं। एक तो यही है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दूसरा किडनी खुद भी है, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो किडनी में होता है तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है तो उसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं, ठीक है।
सिंथेटिक फॉर्म इसकी डेस्मोप्रेसिन होती है, जो कि वो वॉन विलिब्रेन डिजीज टाइप 1 में भी देखते हैं। चलें, the action of vasopressin on water balance in the kidney gave rise to an alternative name, antidiuretic hormone. Vasopressin has 3 known receptors and act in concert with the aldosterone and anti-natriuretic peptide to control blood volume and pressure. ठीक है, और in the kidney vasopressin act on the G protein linked V2 receptors on the capillary बट ऑन द बेजल साइड ऑफ द डिस्टल DCTs पे काम करता है, एंड इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट्स पे भी काम करता है एंड स्टिमुलेट करता है कैंप। कैंप सेकेंडरी मैसेंजर है। कैंप ने क्या करना है, यहाँ तुमने याद ये रखना है कि ये जो किडनी में है ना, इसका फंक्शन वैसोप्रेसिन का, वो बेजल साइड ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, वहां से कैंप निकलेगा, तो कैंप ने जो है ना इसके लुमिनल या एपिकल साइड ऑफ द डक्ट पे काम करना है। ठीक है, और इससे फिर क्या बनेगा, वाटर चैनल्स बन जाएंगे जिनको हम कहते हैं एक्वापोरिन्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपोजिट है, और चूंकि अपोजिट है तो फिर मोस्ट लाइकली एक एग्जाम में आ सकता है कि ये फंक्शन इसका जो है कहीं और है, प्रोडक्ट इसकी कहीं और है, बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, वो बेजल साइड पे है, ये लुमिनल साइड पे है। फिर होता क्या है, वाटर passes into the collecting duct cells by osmosis across the basal membrane into the interstitial fluid and hence back into the circulation. This is governed by the aquaporins and hence the vasopressin. Basically जो ADH promote करता है water retention by the following methods. अब ये सारे methods जो है ना, इनका काम क्या था, water को इसने retain करना था। ठीक है, water retention hormone, anti diuretic hormone, vasopressin, एक ही बात है। ठीक है, और ये कैसे करता है ये काम अब इसकी ना फिजियोलॉजी डाल दी है इधर, क्योंकि फिजियोलॉजी में तो ये क्या नहीं था, तो इसलिए ब्रेंडो के साथ कर लें। तो व्हाट इट डज, इट इंक्रीज द ऑस्मोलैलिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, चेंज करता है ऑस्मोलैलिटी को, और इसके बाद जो है जो इसकी सेंसिटिविटी सेल्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस में भी होते हैं। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है ना, फिलहाल उस पर कंसंट्रेट करें कि एंटीडायरेटिक हार्मोन है तो वाटर रिटेंशन करनी है, तो इसके ये वेरी सेंसिटिव होगा ऑब्वियसली टुवर्ड्स ऑस्मोलैलिटी, और जो हाइपोथैलेमस के सेल्स हैं वो भी ऑस्मोसिस या वाटर कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव हैं, क्योंकि इन्होंने तो भेजना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास वैसोप्रेसिन। अगर इनके पास जो ब्लड जा रहा है वो थिक है, तो फिर वो तो स्टिमुलेट हो जाएंगे, वो तो चाहेंगे पानी रिटेन हो अंदर, तो फिर वो क्या करेंगे, इसके फिर डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं वो स्विच ऑन हो जाएंगे। वो स्विच ऑन कैसे हो जाएंगे, वो जी प्रोटीन कपल प्रोटीन के थ्रू काम करेंगे और ऑन DCTs एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, और फिर वहां से वाटर चैनल्स बन जाएंगी। वाटर चैनल्स क्या होंगी, वाटर को जो है एक्सरेट नहीं करेंगी। ठीक है, बस यही है इसकी स्टोरी। ओके, फिर क्या होगा इसके बाद, इस सारे मसले से क्या होगा कि वैसोप्रेसिन इंड्यूसेस एन इंक्रीज इन द वाटर टेंशन एंड अ रिडक्शन इन द सीरम ऑस्मोलैलिटी। फिर वो पानी जो ब्लड है वो पतला हो जाएगा, पतला पानी जाएगा हाइपोथैलेमस में, तो बस वो खुश हो जाएगा, फिर वो मजीद स्टिमुलेट नहीं करेगा प्रोडक्शन। वैसे वो स्टिमुलेट कर रहा था, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर रहा था। Vasopressin secretion is stimulated by a volume reduction of just 5 to 10%. This is controlled by so-called stretch receptors that detect changes in the blood pressure and volume. This include the baroreceptors and other receptors in the cardiovascular system. Thus, for example, after a hemorrhage, vasopressin secretion will be stimulated and water will be retained to increase the blood volume. The reverse occur in response to an increase in the blood volume or the pressure. मतलब अगर हाइपरटेंशन होगी तो समझे वाटर किडनी ने ज्यादा काम करना है और यूरिन ज्यादा जो है आउट करना है, और अगर हाइपोवोलीमिया होगा तो वाटर रिटेन होगा। ठीक है, अदर स्टिमुलेशंस ऑफ द vasopressin include the emotional stress, pain, and a variety of the drugs. Nausea and vomiting are also extremely potent stimulators of the vasopressin. By contrast, alcohol is an inhibitor. अब मैंने बोला था ना, हार्मोन में कुछ भी याद करना है तो वो यही याद करना होता है कि मेन सोर्स क्या है इसका, कि काम क्या है इसका, और इसका जो है स्टिमुलेटरी फैक्टर्स कौन से और इनहिबिटरी फैक्टर्स कौन से हैं। तो वैसोप्रेसिन का एक इनहिबिटरी फैक्टर है, वो है अल्कोहल, बाकी सारे ही इसके जो है ना मैक्सिमम
स्टिमुलेटरी फैक्टर्स हैं, ठीक है, स्ट्रेस, पेन, ड्रग्स, नाजिया, वोमिटिंग। नाजिया वोमिटिंग में भी तो पानी जा रहा है ना, तो पानी तो बचाना है, तो वैसोप्रेसिन पे स्टिमुलेट हो जाएगा, वो सिक्रीट करना शुरू हो जाएगा वो। सिंटो इज अ न्यूरोपेप्टाइड and exerts a wide spectrum of central and peripheral effects as a neurohormone, neurotransmitter या neuromodulator. Synto is oxytocin is also produced in peripheral tissues, for example in uterus, placenta, amnion, corpus luteum, testes, and the heart. Oxytocin receptors have also been identified in other tissues including kidney, heart, thymus, pancreas, and adipocytes. ठीक है, तो जैसे प्रोलैक्टिन के भी मल्टी ऑर्गन रिसेप्टर्स थे, सिंटो के भी ऐसे ही है। Majority action of the Synto is lactation. Then through a neuroendocrine reflex, it initiates a letdown of the milk by inducing the contractions of the myoepithelial cells surrounding the alveoli of the mammary glands. Synto does, however, have a contributing role in it. It induces the powerful contractions of the uterine muscles. Thus, synthetic oxytocin is prolactin is responsible for milk production. अब वो जो माइंड जल्दी दूध पिलाती हैं, उनका पीपीएच आराम से सेटल हो जाता है, क्योंकि सिंटो आ जाता है, सिंटो आ जाता है, तो फिर पीपीएच के लिए कितना अच्छा इफेक्टिव है। लेकिन आपने देखा होगा जब जो माइंड दूध पिलाती है उनको क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, क्योंकि वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से पड़ रहे होते हैं। अच्छा, सिंटो कैन हैव स्टिमुलेटरी इफेक्ट दैट द vasopressin receptors in the kidney. There is no naturally occurring disease associated with excess Synto secretion, but in OBS situations, when given in high doses as an intravenous infusion, 5% dextrose, it can cause water retention and iatrogenic hyponatremia. Are very important question. Synto से क्या होता है? Synto से water retention होती है और iatrogenic hyponatremia होता है। Synto जो कि vasopressin के साथ ही है ना लोकेशन, तो इसलिए वाटर रिटेंशन और iatrogenic से याद कर लें। बाकी अब जो मजा है ना इस पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड के पढ़ने का, वो ये इसलिए अप्लाइड है, क्योंकि इसके अप्लाइड में क्या कुछ है बताओ जल्दी जल्दी। शिहान है, शिहान है, और सबसे इम्पोर्टेंट और काफी कुछ है। नाम तो लो सारी एंडो है। प्रोलैक्टिनोमा है, ग्रोथ हार्मोन, फीटिंग हार्मोन, एक्रेलोमेगाली, डायबिटीज इंसिपिडस, एक्रोमेगाली, एनोवुलेशन, एमेनोरिया, ओवेरियन फेलियर्स, ज्यादा। चले तो सबसे पहले हम कहते हैं पबर्टी के लिहाज से करते हैं, या तो ओवेरियन फेलियर कराएगा या फिर जो है एमेनोरियास कराएगा, और फिर एमेनोरिया के साथ हम प्रीकॉक्सी पबर्टी भी पढ़ते हैं। पबर्टी होती क्या है? पबर्टी वो स्टेज है जिसपे फिजिकल मैच्योरेशन भी होती है। इसके अलावा वंस मेच्योरिटी पेशेंट, वो जो पर्सन है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल उसका स्टार्ट हो जाता है, और इसके साथ मार्क्ड एंडोक्राइन चेंजेस आती हैं, जैसे ग्रोथ रेट बढ़ जाता है, स्केलेटल चेंजिंग्स आ जाती हैं, हिप विड्थ बढ़ जाती है गर्ल्स में, इसके अलावा फैट बढ़ जाती है मसल्स में, ठीक है, और अदर साइकोलॉजिकल चेंजिंग्स भी आती हैं। तो पबर्टी का मतलब सिर्फ मेंस्ट्रुएशन नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत फाइन लेवल पे हर चीज चेंज हो गई है। साइकोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो आई हैं, एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस आई हैं, फिजिकल चेंजिंग्स आई हैं, बायोलॉजिकल चेंजिंग्स आई हैं, ठीक है, पबर्टी को हो गई। तो फिजियोलॉजी ऑफ पबर्टी पहले पढ़ लें तो फिर इसकी पैथोलॉजी समझ आएगी। फिजियोलॉजी में ये है कि ऑनसेट ऑफ द पबर्टी का वो होता है जो LH FSH की जो सिक्रीशंस है वो इंक्रीज हो जाती हैं, और वो कैसे होती हैं? वो हो जाती हैं GnRH की वजह से। और फिर GnRH को ऐसा क्या हो गया पबर्टी पे? पहले भी तो था ना, अब इसमें पल्सेशंस आ गई हैं, वो एक खास फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है जिसपे LH FSH जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। और ये जो GnRH है ये कहाँ होता है? ये आर्क्यूट न्यूक्लियस पे होता है। और वो जो हमारी एक ड्रग है CC, क्या नाम है CC का, क्लोमिफेंसिट्रेट, वो पिट्यूटरी पे एक्ट नहीं करती, वो इधर ही करती है GnRH पे डायरेक्ट जाके एक्ट। फिर GnRH की पल्सेशंस इंप्रूव होती हैं तो फिर LH FSH बेहतर होता है मोर स्पेसिफिकली, और ओवुलेशन होती है। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि अदर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, आपने बाकी न्यूक्लियाइज भी तो किए थे ना सिंटो के साथ, कौन सा न्यूक्लियाई था?
पार्वो सेलुलर था ना, पैरावेंट्रिकुलर था, पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक था वैसोप्रेसिन के साथ, वेसोप्रेसिन के साथ, और वो ADH के साथ, मैग्नोसेलुलर सेल्स थे वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए थे, और पार्वो सेलुलर जो थे वो स्मॉल एंट्री पिट्यूटरी के लिए थे, आर्कुएट जीएनआरएच के साथ। अब ये सारे निकले एक ही साइड पे लिख लो, ठीक है। बिफोर द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी क्या होता है, बोथ LH FSH are secreted in very small amount with low concentration in peripheral blood and there is no apparent stimulation of the gonads, ठीक है। However, as a puberty approaches, the amplitude of LH and FSH pulsatile secretions increases and the nocturnal rise in the LH secretion is amplified. अब इसमें बहुत सारी बातें हमने पढ़ी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो GnRH की पल्सेशन आई है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि LH की सिक्रीशन जो है उसमें नॉक्टर्नल राइज हो गया, ठीक है। बस ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं। इट इज नोटेबल दैट दिस नॉक्टर्नल रिदम इज स्पेसिफिक टू पुबर्टी एज इट डिसअपीयर्स इन अडल्टहुड। ये जो LH में नॉक्टर्नल राइज आया ना, ये पुबर्टी पे आया, इसके बाद अडल्टहुड में फॉल कर गया, ठीक है। द ब्रेन इज इन सम वे प्रोग्राम टू प्रोड्यूस सम GnRH एंड हेंस LH एंड FSH। अब प्रोग्रामिंग जो है ना वो गोनेड लेवल पे नहीं हुई हुई, वो बेसिकली GnRH या हाइपोथैलेमस के लेवल पे हुई है कि कब होनी है पुबर्टी, ठीक है। ये एक प्रोग्राम तरीका है कि उसकी पल्सेशन आएगी तो फिर LH की नॉक्टर्नल राइज होगा, ठीक है। और इसमें गोनेड का कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, अभी तक अभी हायर सेंटर्स तय कर रहे हैं कब आ रही है पुबर्टी। The increasing circulating concentrations of LH and FSH stimulates the pubertal development of the gonads। अब वो gonads पे जाके एक्ट करेंगे, ठीक है। एंड thus an increase in the output of the sex steroids। अभी गोनेड्स के पास एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ही होता है ना, वो बनाने लग जाएंगे। These together with adrenal androgens induce the physical changes that occur at this time। और एड्रिनल से वो आ जाएगा, एड्रिनल भी तो बनाता है ना एस्ट्रोजन और एंड्रोजन्स, ठीक है। ज्यादा एंड्रोजन्स बनाएगा तो क्या होगा, वो ग्रोथ नहीं आ जाएगी, हेयर डेवलपमेंट आर्मपिट्स में और प्यूबिक एरिया पे। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस पुबर्टी का जो है स्विच ऑन हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन लेवल्स आल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग पुबर्टी and its sections mediated by insulin like growth factor 1 are thought to be responsible for the pubertal growth spurt। अब ये जो pubertal growth spurt आती है ना, वो किस लिए आती है, वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से आती है, और ऑब्वियसली IGF-1 के थ्रू ये एक्ट करता है। अच्छा, तो ये फिजियोलॉजी का प्रोसेस हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा है कि बॉयज में जो होती है अर्लीस्ट साइन होता है वो इंक्रीज करता है LH FSH सिक्रीशन, और इससे टेस्टिकुलर साइज ज्यादा हो जाता है। हायर सेंटर पे जो पहला काम होता है वो GnRH की पल्सेशंस का आना है, प्रोग्रामिंग एट हाइपोथैलेमस लेवल हो रही है। उसके बाद फिर एंट्री पिट्यूटरी लेवल पे चेंजिंग्स आई हैं। उसके थर्ड स्टेप पे ये हुआ है कि गोनेड्स लेवल पे चेंजिंग्स आई हैं एंड एड्रिनल लेवल पे चेंजिंग्स आई हैं। इन चेंजिंग्स में जो ऑब्वियस फिजिकल अपेरेंटली जो इम्पोर्टेंट चीज हुई है वो क्या हुई है बॉयज में, वो टेस्टिकुलर साइज बढ़ना हो गया है। ये MCQ है, ठीक है। जो इसका इस सारे प्रोसेस का जो फिनोटिपिकल इफेक्ट आया ना, वो टेस्टिकुलर साइज का बढ़ना है, और वो वॉल्यूम कितना हो गया 4 ml। और लेंथ इंक्रीज ऑफ मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, लेंथ 2.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, वॉल्यूम 4 ml। अगर ऐसा नहीं है तो इनकी डिलेड पुबर्टी है। तो मेल्स में द फर्स्ट थिंग इज testicular volume and size। Opposite to that in female it is thelarchy, breast development। It is the most sensitive indicator of puberty। और अगर ये 8 साल की पे शुरू हो गया तो दिस इज नॉर्मल, बट अगर 8 साल से पहले शुरू हो गया तो दिस इज प्रीकॉशियस। तो एक जो सबसे पहली तैयारी है ना पुबर्टी की, बट लड़कों में टेस्टिकुलर डेवलपमेंट है और लड़कियों में थिलार्की है। टैग M से याद कर लें, T से थिलार्की, उसके बाद एडिनार्की आएगी, फिर आएगा गुनाडार्की, ठीक है। आप उसको ग्रोथ स्पर्ट भी कह सकते हैं, वो भी इसी वक्त आती है, फिर आएगा मेनार्की, ठीक है। तो टेनर स्टेजिंग में स्टेजिंग होती है 1 to 4। इसमें जो आपने याद करना है ब्रेस्ट में वो प्राइमरी मूंड और सेकेंडरी मूंड कौन सी फेज पे आता है, ठीक है। और जो प्यूबिक हेयर है उसमें थाई पे कब बाल आते हैं, ये 3 MCQs आते हैं, वो मैं करा दूंगी। थिलार्की में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है और फॉलोज बाय ग्रोथ स्पर्ट। इसके बाद ग्रोथ स्पर्ट आ जाता है, बट ग्रोथ स्पर्ट एडिनार्की के बाद भी आ जाता है, शुरू में भी आ जाता है, बट कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो सेंसिटिव थिंग इज थिलार्की। उसके बाद एडिनार्की, हेयर डेवलपमेंट, एंड फाइनली
क्या होगा, मेनार्की हो जाएगी। ठीक है, तो थिलार्की के ऑन एवरेज 2-3 साल बाद मेनार्की आ जाने चाहिए। एवरेज एज यूके में 12 ईयर है, और जो मीन एज है, मतलब रेंज है, वो 8 to 13 है, 8 से 13 साल। 8 से 13 साल के दरमियान किसी को पुबर्टी होती है तो दिस इज नॉर्मल। 8 साल से पहले होती है तो प्रीकॉशियस, 13 साल के बाद होती है दिस इज डिलेड। फिर इसको तो छोड़ो, हाँ इधर आए, यहाँ हमने ये टेनर स्टेजिंग है, इसमें तुमने याद करना है ये जो पहला ब्रेस्ट बड बनता है ना वो टेनर स्टेज 2 में बनता है, और जो सेकेंडरी बड बनता है, सेकेंडरी मूड बनता है, वो टेनर स्टेज 4 में बनता है। 2-4 ऐसे याद रखना है, प्राइमरी मूड 2 में और सेकेंडरी मूड जो है या बड जो है वो एल्वुलर बड भी बोलते हैं, वो 4 में बनता है। और जो प्यूबिक हेयर है ना वो स्टेज 5 में आते हैं थाइस पे, इससे पहले वो थाइस में नहीं आते। जब थाइस पे आएंगे तो ये स्टेज 4 है। पहले में कोई हेयर नहीं है, दूसरे में स्मॉल से हैं, चौथे में, तीसरे में कोर्स से हैं, और चौथे में अडल्ट लाइक हेयर है, बट थाइस पे नहीं आए। ठीक है, थाई पे आगे तो 5, थाई पे नहीं है तो 4, बाकी सब में वो एमसीक्यूज में नहीं देते, 4 या 5 ही देते हैं। और ब्रेस्ट में ये प्राइमरी मूड और सेकेंडरी मूड, फाइनल ब्रेस्ट साइज को टाइप 4 कहते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं प्रीकॉक्शियल पुबर्टी और कंपैरिजन में डिलेड। प्रीकॉक्शियल पुबर्टी जो होती है बिफोर 8 ईयर एज, सिर्फ मेंसेस के आने को नहीं बोलते, ब्रेस्ट के बन जाने को भी बोलेंगे। पुबर्टी का कोई भी इवेंट अगर 8 साल से पहले होता है दिस इज प्रीकॉक्शियल पुबर्टी, चाहे हेयर ग्रोथ हो जाए प्यूबिक की। 2 तरह की होती है, सेंट्रल और एक होती है पेरिफेरल। सेंट्रल को ट्रू भी बोलते हैं, मतलब वो सारे काम जो 8 साल से के बाद शुरू होने थे, जीएनआरएच की पल्सेटाइल फैशन और एलएचएल एफएसएच का ज्यादा होना, वो 8 साल से पहले हो गए, तो ये सेंट्रल है, ये ट्रू है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप अगर पेशेंट को जीएनआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट देंगे तो एलएच ज्यादा हो जाएगा। डायग्नोस्टिक फॉर सेंट्रल प्रीकॉक्शियस पुबर्टी, सेंट्रल प्रीकॉक्शियस पुबर्टी में पुबर्टी के सारे इवेंट्स आ रहे होते हैं ना, फिर जैसे कि आफ्टर 8 ईयर आते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप जीएनआरएच दे दोगे तो वो रुक जाएंगे। और वो जो पेरिफेरल प्रीकॉक्शियस पुबर्टी है जिसको हम सूडो पुबर्टी भी कहते हैं, उसकी रीजन जीएनआरएच नहीं होता। उसके रीजन ये होता है कि ओवरी में कोई ट्यूमर है जो एस्ट्रोजन दिया जा रहा है, एंडोमेट्रियम वो ब्लीडिंग हो गई, ब्रेस्ट बन गई, या कोई एड्रिनल में कोई कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है जो स्टेरॉइड दिए जा रहा है, प्यूबिक हेयर बन गए। तो प्रीकॉक्शियल पुबर्टी जो है वो हेट्रोसेक्सुअल भी हो सकती है, मतलब एक लड़की को बहुत ज्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ आ जाए। पुबर्टी तो अब हेयर ग्रोथ थाई पे आ रही है या प्यूबिक एरिया पे आ रही है तो फीचर है पुबर्टी, बट हेट्रोसेक्सुअल हो गया ना। तो आइसोसेक्सुअल यूजुअली आप लोगों को आइसोसेक्सुअल याद रहता है, बट हेट्रोसेक्सुअल भी है, जैसे कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया में भी प्रीकॉक्शियल पुबर्टी होती है। आप कहेंगे हाँ उसमें कैसे होती है, उसमें तो मेंसेस होते भी नहीं है, बहुत लेट होते हैं, या तो बड़ा मुश्किल है, उसमें तो इतने एंड्रोजन है। भाई एंड्रोजन ने तो वो पुबर्टल वो जो प्यूबिक हेयर बना तो दिए हैं, तो हेट्रोसेक्सुअल पुबर्टी आ गई, बट वो पेरिफेरल है ना, सेंट्रल तो नहीं है। उसमें आप जीएनआरएच देंगे तो एलएच ने टच से मस नहीं होना। तो जो रीजन है पेरिफेरल प्रीकॉक्शियल पुबर्टी की, आपने उसको ट्रीट करना है। जैसे मैक्यूनल ब्राइट है, ठीक है, या कोई ट्यूमर है जैसे एनएस का ट्यूमर है तो उनको निकालना ना। वैसे मैक्यूनल ब्राइट तो सिस्टेमिक डिजीज है, उसको नहीं निकाल सकते आप, उसको बस वो उसमें क्या होता है, ओवरी में बायलैटरल फॉलिकुलर सिस्ट बन जाती हैं जो एस्ट्रोजन देती हैं, तो आप एंटी एस्ट्रोजन देके उनको चुप करा देते हो, दैट्स ऑल। वरना कैफेलाइटिस स्पॉट्स और काफी और मसले भी होते हैं। अच्छा, डिलेड पुबर्टी जो है इसका मतलब ये है कि पुबर्टी लेट हो गई, बॉयज में 4 ml नहीं वॉल्यूम बढ़ा आफ्टर 14 ईयर, या जो फीमेल है उसमें ब्रेस्ट नहीं बनी। ठीक है, टिल 13 ईयर, टिल मिनिमम 13 ईयर ही रखिएगा, 15 से कंफ्यूज ना हो। प्राइमरी मेनोरिया की डेफिनेशन डिफरेंट है। प्राइमरी मेनोरिया की डेफिनेशन ये है कि एक पेशेंट जिसकी ब्रेस्ट बन गई है 13 ईयर पे उसको साइकिल नहीं आया, या जिसकी ब्रेस्ट नहीं बनी 16 ईयर तक उसको साइकिल नहीं आया। ठीक है, और डिलेड पुबर्टी ये है नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट बाय द एज ऑफ 30। कॉन्स्टिट्यूशनल डिले मोस्ट कॉमन काज है डिलेड पुबर्टी की, एमसीक्यू भी है, और इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं कि इसमें हर चीज ओके होती है। और इसमें रीजन ये होती है कि वो जो पल्सेशन है जीएनआरएच की वो भी इतनी मैच्योर नहीं होती, और वो मैच्योर होते होते कोई 19-20 साल ले लेती है, बट हो जाती है।
मोस्ट कॉमन काज डिलेड पुबर्टी की कॉन्स्टिट्यूशनल डिले 90%, फिर है हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, मतलब हायर सेंटर्स डाउन है, ये 10% है। फिर है हाइपर गोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, मतलब गुनेड्स खराब हो गए हैं, दिस इज ये भी 10% है। फिर मजीद काजेज हैं कि डिसजेनेसिस है, एजेनेसिस है, डैमेज है, लॉस ऑफ फंक्शन है, रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम है, और हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म में कैलामेन आ जाता है, जीएनएच डेफिशिएंसी आ जाती है, गोनेडोट्रोफिन डेफिशिएंसीज आ जाती है। Amenorrhea is the absence of the menstrual period in a woman of reproductive age. Physiological state of amenorrhea are seen during pregnancy and lactation. Outside the reproductive year, there is absence of menses during childhood and after menopause. Primary amenorrhea is usually defined as no menarche by the age of 16 without breast development. With breast development, it is by age of 13. Secondary amenorrhea is defined as absence of the menstruation for at least 6 months in a previously menstruating girl or a woman of productive age. रिसेंटली इसकी चेंज हुई है, पहले तो एग्जाम्पल में 3 लिखा हुआ था, अब वैसे ये 6 मंथ है, और इसके बाद भी एक दफा और चेंज होगी यार, वो ये है कि एक पेशेंट जो अपने यूजुअल जो उसका 3 साइकिल्स हैं ऑफ एवरेज ड्यूरेशन, उसमें वो उसके विद इन मतलब 3 साइकिल्स उसके गुजर जाए और उसने ब्लीड नहीं किया, ठीक है। For a clinical point of view, considerable diagnostic accuracy can be gained from defining the presence of the breast development and the uterus. और बस इसको छोड़ो। एमेनोरिया की देखो ना, मैं बताती हूँ। एमेनोरिया में अगर FSH सही है तो काजिज क्या होंगी, FSH इफ ओके तो काजिज क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जैसे इम्प्रोफेट हाइमन है, कोई ट्रांसवर्स सेप्टम आ गया, या PCOS हैं बहुत अर्ली, या थायराइड इश्यूज हैं बहुत अर्ली, इन सब में FSH ओके होता है। अगर FSH ज्यादा है, इंक्रीज है, तो इसका मतलब टर्नर है ये, ठीक है, या फिर ये क्या होगा, या ओवेरियन फेलियर है। अब मोस्ट कॉमन काजेज ओवेरियन फेलियर की इडियोपैथिक होती हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर FSH इसका लो है तो फिर क्या होगा, फिर इससे मुराद ये है कि इसकी काजेज में वो आ जाएगा कैलामेन, ग्रोथ हार्मोन, सेंट्रल इश्यूज, acquired issues, meningitis, एनकेफ्लाइटिस, या कोई ट्यूमर सारे के सारे। तो जब आपने प्राइमरी एमेनोरिया को अगर अप्रोच करना है ना, तो सबसे पहले देखेंगे पेशेंट की सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं या नहीं। अगर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं तो सबसे पहले आपने जो कराना है वो अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड पे अगर यूट्रस मौजूद है ना, इफ यूट्रस इज प्रेजेंट, तो फिर आपने जो है देखना है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, या PCOS तो नहीं है, या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर तो नहीं हो गया। अगर यूट्रस ही नहीं है तो फिर डिजीज में क्या है, MRKH एंड AIS, तो फिर आपने कैरियोटाइपिंग करानी है। और अगर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, हाइट भी छोटी मोटी है या नहीं भी है छोटी, बस ब्रेस्ट नहीं बनी हुई, तो सबसे पहले आपने क्या कराना है, आपने कैरियो करानी है, ठीक है। तो ये इस तरह इसके क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन यू विल डू कैरियोटाइपिंग इन प्राइमरी मेनोरिया, व्हेन यू विल डू अल्ट्रासाउंड। तो ब्रेस्ट बनी हुई है तो अल्ट्रासाउंड कराना है, ब्रेस्ट नहीं बनी हुई तो कैरियोटाइपिंग करानी है। अब जिसकी ब्रेस्ट नहीं बनी हुई, कैरियोटाइपिंग पे वो टर्नर आ जाएगी, ठीक है, या ब्रेस्ट नहीं बनी हुई तो वो XY भी हो सकती है, वो स्वायर हो सकता है, बहुत सारी मसले वो फिर हमें पिक हो जाएंगे फ्रॉम कैरियोटाइपिंग वेरी अर्ली। अच्छा, बाकी ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा हो जाए ग्रोथ हार्मोन तो एक्रोमेगैली हो जाता है, ठीक है, और कम हो जाए तो फिर वो शिहान लाइक पैटर्न आ जाता है। तो जब ये ज्यादा हो जाता है तो एक्रोमेगैली कहते हैं। यूजुअली ये 3rd और 4th डेकेड ऑफ लाइफ में आता है, मेल फीमेल दोनों में सेम हो सकता है। इसको होते होते 5 से 10 साल लग जाते हैं। यूजुअली सॉफ्ट टिश्यू प्रोलिफरेशन होती है, जैसे बड़ी सारी जुबान हो जाती है, हाथ पांव बड़े बड़े हो जाते हैं, मैंने तो 1-2 पेशेंट भी देखे हैं ऐसे, ठीक है। तो इनकी ट्रीटमेंट यूजुअली फिर वो इनमें ज्यादातर रीजन ना ट्यूमर्स ही होते हैं। अच्छा, फिर इसमें बाकी मोर्टेलिटीज भी ज्यादा है, मैलिग्नेंसीज भी ज्यादा होती हैं, हाइपोपिट्यूटरिज्म भी हो जाता है, और इन एक्रोमेगैली देयर इज अ फेलियर टू सप्रेस ग्रोथ हार्मोन लेवल्स आफ्टर ग्लूकोज लोड। इनफैक्ट ग्रोथ हार्मोन लेवल्स में इंक्रीज, ठीक है। तो इसमें इनमें में बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया भी होता है। ट्रीटमेंट ये है एक्रोमेगैली की कि मेडिकल या सर्जिकल अप्रोचेस है, रेडियोथेरेपी है, सर्जरी भी क्यूरेटिव हो सकती है, बस। तो ये है इसका एक्रोमेगैली।
हाँ, इसका एक क्वेश्चन आता है, मैं एक दफा या देख लूं। एक्रोमेगाली में जो था मोस्ट कॉमन काज थी पिट्यूटरी एडिनोमा की 95%। ठीक है, तो ये एमसीक्यू है एक्रोमेगाली पे, जो अभी तक एक आया है कि इसकी मोस्ट कॉमन काज क्या है। ठीक है, क्योंकि एडिनोमा है तो इसलिए फिर आप समझे मैलिग्नेंसीज आएंगी, सर्जरीज, रेडिएशन, इनका रोल है। ओके बाकी हम ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी देखते हैं। चाइल्डहुड इज यूजुअली डिटेक्टेड रैपिडली एज ग्रोथ नहीं होती। अडल्ट ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी इंक्लूड एनी डैमेज टू द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एक्सिस, जैसे शिहान आ जाता है। लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, इसमें हम स्टिमुलेशन टेस्ट कराते हैं, तो वो जो एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं, वो अगर एंटी पिट्यूटरी काम नहीं कर रही तो वो रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, जो इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट है इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस। आप पीक ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्स ऑफ लेस देन 9 MU पर लीटर इज इंडिकेटिव ऑफ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, बट आता नहीं है ये। लेकिन ये याद जरूर कर लें कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट है। अच्छा, कॉज ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया क्या है? अभी हमने प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ा ना, तो प्रोलैक्टिन की एब्नॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं। तो प्रोलैक्टिन ड्रग्स हैं कुछ, जैसे न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स हैं काफी सारी, या डोपामिन जो है एंटागोनिस्ट हैं, वो ज्यादा कर देंगी प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये ज्यादातर कॉमन काज ड्रग्स ही हैं प्रोलैक्टिन ज्यादा होने की। इसके अलावा प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकता है, क्योंकि वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट है ना थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का। इसके अलावा मैक्रोप्रोलैक्टिनोमास, एंटी पिट्यूटरी में ट्यूमर है, ये कम होते हैं। माइक्रो और मैक्रो एडिनोमा, नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा, 3 तरह के ट्यूमर्स होते हैं अगर होते हैं, या स्टार्क सिंड्रोम होता है, या पिट्यूटरी ट्यूमर आ जाएंगे, या फिर रीनल फेलियर आ जाएगा। पिट्यूटरी ट्यूमर में माइक्रो एंड मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा और एडिनोमास हैं, और ये जो मैक्रोप्रोलैक्टिनीमिया है, दिस इज नॉट पिट्यूटरी ट्यूमर। प्रोलैक्टिनोमा में प्रोलैक्टिन कैन बी क्लासिफाइड एज माइक्रोप्रोलैक्टिनोमा, जिसमें 1 सेंटीमीटर से छोटा है, और मैक्रोप्रोलैक्टिनोमा जो है 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। जो माइक्रोप्रोलैक्टिनोमा होते हैं वो तंग नहीं करते, ना प्रेगनेंसी में ज्यादा तंग करते हैं। माइक्रोप्रोलैक्टिनोमा तंग करते हैं और प्रेगनेंसी में भी करते हैं, और ज्यादातर इनमें ही ज्यादा प्रेगनेंसी में ये जो है इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। और क्योंकि छोटे ट्यूमर के साथ ही वो ऑप्टिक क्याज्मा है, तो वो भी सप्रेस हो जाता है। बाई टेम्पोरल एनोपिया, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, ये सारे मसले हो जाते हैं, फिट्स भी पड़ सकते हैं। ट्रीटमेंट इनकी यही है, जो रीजन है उसको देखें। अगर ट्यूमर ही रीजन है तो फिर आप ये बड़े अच्छे होते हैं ट्यूमर प्रोलैक्टिन के, दे रिस्पॉन्ड वेल विद डोपामिन एंटागोनिस्ट, जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन या कैबरगोलिन है। ठीक है, और कैबरगोलिन के जो है वो पोस्टल हाइपोटेंशन लाइक इश्यूज होते हैं, तो इसके फिर हम थोड़ा डोज इसकी ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। और कैबरगोलिन में फायदा ये है कि वीक में 1 या 2 दफा देनी होती है, अनलाइक ब्रोमोक्रिप्टिन। बट ब्रोमोक्रिप्टिन अगर देनी है तो उसकी सेफ्टी फीचर्स ज्यादा है। लाइक अगर प्रेगनेंसी में आपने देनी है ड्यू टू के पेशेंट में प्रोलैक्टिनोमा बढ़ गया है, सिम्टम्स आ गए हैं, तो फिर आप ब्रोमोक्रिप्टिन दे सकते हैं, बट कैबरगोलिन नहीं दे सकते, उसका डाटा नहीं है अवेलेबल। और कैबरगोलिन कार्डियक जो है सीवीएस के साथ जो है इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो कार्डियक पेशेंट में जो ये कैबरगोलिन है, इवन ब्रोमोक्रिप्टिन है, वो भी अवॉइड करनी चाहिए। बाकी नजर आ रहा होगा, पढ़ लीजिएगा। Dopamine antagonist, cabergoline, bromocriptine are recommended as first-line treatment for prolactinoma, even in the presence of a visual field effects. ठीक है, बट अगर ये रिफ्रैक्टरी टू मेडिकल मैनेजमेंट है ना, तो फिर आपने सर्जरी करनी होती है। The drugs are also safe in pregnancy. Data on safety of other dopamine agonist, जैसे ये
परगोलाइड या कैबरगोलिन है, इनका नहीं है. In people who cannot tolerate these drugs or in whom the drug fail to shrink the tumor, then do surgery, या वो ट्रांसफिनॉइडल सर्जरीज करनी होती हैं, फेस बोलते हैं उसको. Pituitary apoplexy associated with a mass effect such as visual loss, surgical intervention may be recommended to decompress the optic chains. Non-functioning adenomas, ये relatively common pituitary adenomas हैं, but they do not secrete much hormone production. इनसे जो बेटा चीज आता है ना, वो जो मैक्रोप्रोलेक्टिनोमा है ना, उससे बहुत कम होता है. मैक्रोप्रोलेक्टिनोमा में तो 5,000 8,000 तक जाता है. नॉन फंक्शनिंग वाले 3,000 से ज्यादा नहीं जाते, मैक्सिमम 3,000 तक होते हैं. ठीक है. और जो माइक्रोप्रोलेक्टिनोमास है वो 3 से 5,000 तक जाते हैं. और जो मैक्रो वाले हैं वो 5 से 8,000 तक उनका प्रोलेक्टिन लेवल्स होते हैं. पीसीओ थायराइड के साथ मैक्सिमम 1,500 तक होते हैं. स्ट्रेस से मैक्सिमम 1,000 तक ही प्रोलेक्टिन बढ़ता है. ठीक है. प्रोलेक्टिन अगर बढ़ गया है बट 1,000 से ज्यादा नहीं बढ़ा, कम है, तो उसको रिपीट करवाना चाहिए. बट 1,000 से ज्यादा बढ़ गया तो फिर वो बड़ा ही हुआ होता है. ज्यादातर रीजन इसकी स्ट्रेस ही होती है अगर ये 1,000 तक बढ़ जाए. प्रोलेक्टिन जाहिर बात है जब ज्यादा होगा तो उसने वो पल्सेस खराब करनी है, तो एनिमुलेशन हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, रेगुलर साइकिल हो जाएंगे. 50% पेशेंट्स में इवन क्लेक्टोरिया भी हो सकता है. इसके अलावा प्रोलेक्टिन ज्यादा हो जाता है क्रेनियोफ्रेंजियोमास और रेक्टे क्लेफ्ट सिस्ट में भी. ठीक है. ये बेनाइन सिस्ट होती हैं, सर्जरी से निकल जाती हैं. फिर डायबिटीज इंसिपिडिस क्या होता है, इसमें डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ वेसोप्रेसिन होती है. जब वेसोप्रेसिन कम होगी तो फिर क्या होगा, उसने वाटर रिटेन करना था, ये फिर अब वाटर बहुत निकलेगा, पोलीडियूरिया, फेजिया, डिप्सिया सब कुछ आ जाएगा. और डिक्रीज एबिलिटी ऑफ द यूरिन कंसंट्रेशन हो जाएगी. ठीक है. डायबिटीज इंसिपिडिस नेफ्रोजेनिक भी हो सकता है, जिसमें is characterized by a decrease in the ability to concentrate urine owing to a resistance to the vasopressin action in the kidney. किडनी पे जो vasopressin है वो एक्ट नहीं करता, इसको हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज insipidus. ठीक है. Lesion of the posterior pituitary rarely cause permanent diabetes insipidus because the vasopressin is produced in the hypothalamus and can still be secreted into the circulation. अगर let's suppose पेशेंट को जो है वो शीहान सिंड्रोम हो जाए तो एंट्री पिट्यूटरी की ब्लड सप्लाई खराब होती है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी अफेक्ट नहीं होता क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई सर्कुलर विलेज से आ रही होती है और इसलिए वो जो वेसोप्रेसिन हार्मोन्स हैं बच जाते हैं. ठीक है. It can be observed in chronic renal insufficiency, lithium toxicity, hypercalcemia, hypokalemia and tubulointestinal disease. ये जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है ना, ये renal insufficiency में, lithium toxicity में और इन सिचुएशंस में देखा गया. There are rare forms of hereditary nephrogenic diabetes insipidus. इसके 2 तरह के काजेस हैं. X-linked genetic disorder भी है और दूसरा इसका जो है ना वो autosomal recessive manner में भी आता है. ठीक है. 2 तरह से डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो हो सकती है. ट्रीटमेंट यही है कि जब वो वेसोप्रेसिन आ नहीं रही तो खुद दे दें, डेक्सोप्रेसिन दे दें, लेकिन ज्यादा मत दें. ज्यादा देंगे तो वाटर टेंशन से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है. लिम्फोसिटिक हाइपोफिजाइटिस जो है वो यूजुअली प्रेगनेंसी या पोस्टमार्टम पीरियड में खवातीन को होती है. ऑटोइम्यून डिजीज पहले से भी हो सकती है या प्रेगनेंसी में जो कि इम्यूनिटी डाउन होती है और आफ्टर डिलीवरी एकदम से थोड़ी बेहतर होती है तो ये इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स आ सकता है. और अगर आ जाए तो 72% पेशेंट्स फिर लाइफ लॉन्ग जो है वो रिप्लेसमेंट थेरेपी पे होती हैं. और सारे ही ग्रोथ हार्मोन जो भी बेनिफिट होगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन भी देना पड़ेगा, थायराइड भी देना पड़ेगा. ठीक है. और अगर इन्होंने प्रेगनेंसीज करनी है तो LH-FSH भी देने पड़ेंगे. इसमें पेशेंट को वोमिटिंग, नाजिया, हेडेक, डायबिटीज इंसिपिडस, हाइपोपिट्यूटरिज्म, ये सब चीजें हो सकती हैं. फिर शीहान सिंड्रोम, योर फेवरेट, ये सवेयर हेमरेज के बाद शॉक लाइक कंडीशन से वो में जो हाइपोपरफ्यूजन हो जाती है पिट्यूटरी की, तो शीहान सिंड्रोम कहते हैं. ये इन इटसेल्फ एज ए MCQ आता है कि शीहान सिंड्रोम में पिट्यूटरी में क्या होता है, हाइपोपरफ्यूजन हो जाती है. दिस रिजल्ट इन पार्शियल और द कंप्लीट हाइपोपिट्यूटरिज्म. तो बाद में पेशेंट लैक्टेशनल फेलियर सब आता है, फिर ओवुलेटरी प्रॉब्लम्स, फिर थायराइड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं. During pregnancy, there is an approximately 50% increase in the volume of the pituitary gland. Sudden fall in the blood pressure after an event such as PPH result in the hypoperfusion and infarction of the gland, causes ischemia of the gland, cellular damage and edema. Pregnant women with type 1 diabetes, especially those with pre-existing vascular disease, seem to be particularly at risk
Usually only anterior pituitary function is affected because the posterior pituitary and hypothalamus are supplied by the inferior hypophyseal artery and circle arterioles, which makes them less vulnerable to ischemic necrosis. Some women with Sheehan syndrome have an impairment of vasopressin secretion that may lead to the partial or the overt diabetes insipidus. ठीक है, Sheehan syndrome में anterior pituitary के हार्मोन ही आते हैं, but vasopressin भी जा सकता है. बाकी the average age of menopause is reported to be approximately 51 year. अब मैं जो लास्ट पैथोलॉजी है ना एंट्री पिट्यूटरी की वो बता रही हूँ, ओवेरियन फेलियर. ये बता रहे हैं कि 51 एवरेज एज है, सबका मेनोपाज हो जाता है. ठीक है, लेट मेनोपाज कहते हैं जिनका मेनोपाज 55 ईयर तक होता है. फिर और अर्ली मेनोपाज कहते हैं जिनका मेनोपाज 40 साल से पहले हो जाता है. और जिसका 45 पे हो जाता है उसको मेनोपाज नहीं कहते, उसको अर्ली ओवेरियन फेलियर कहते हैं. ठीक है, तो जब एफएसएच नहीं आएगा तो फिर एस्ट्राडायोल भी नहीं आएगा. जब एस्ट्राडायोल नहीं आएगा तो फिर लो एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स जैसे वेजोमोटर सिम्टम्स हैं, यूरेथ्रल सिंड्रोम है, वेजाइनल एट्रोफी है, ऑस्टियोपोरोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सब कुछ आ जाएगा. ठीक है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कैन अफेक्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेनार्की एंड अफेक्ट्स 1% ऑफ द वुमन अंडर द एज ऑफ 40 एंड 0.1% अंडर द एज ऑफ 30 ईयर. और वैसे तो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की जो मोस्ट कॉमन काज है ना वो इडियोपैथी की है. ठीक है, और इसमें जो है अमंग प्राइमरी मेनोरिया जो है कुछ पेशेंट में 10 से 30% तक ओवेरियन फेलियर रीजन होती है, और सेकेंडरी मेनोरिया में 4 to 18% रीजन होती है. ठीक है, फैमिलियल भी हो सकते हैं, ऑटोइम्यून भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम ये इडियोपैथी की होते हैं. डायग्नोसिस ऐसे बनता है कि एलिवेटेड सीरम एफएसएच कंसंट्रेशन 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर एटलीस्ट ऑन टू ओकेजन्स 4 to 6 weeks apart. The reason of two sample is that the natural history of premature ovarian failure can be very variable. In many women, condition follows an unpredictable course of relapse and remission, often given the label fluctuating ovarian function. A pregnancy rate of approximately 1 to 5% has been reported in women with premature ovarian failure. वो कहते हैं ये फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है एफएसएच, एक लेवल करा लेंगे ठीक है तो आप कहेंगे मेनोपाज है, तो ये फ्लक्चुएटिंग है, मे भी अगले साइकिल में वो 20 हो जाए, इस पे ओवुलेशन हो जाए तो इनमें 1 to 5% प्रेगनेंसीज भी हो जाती हैं. ठीक है, तो अगर ये 2 occasions पे मोर देन 40 है देन इट इज डायग्नोस्टिक फॉर ओवेरियन फेलियर. बाकी हार्मोन्स एंड मेनोपाज, एफएसएच मेनोपाज में इंक्रीज होता है, एलएच भी इंक्रीज होता है, एस्ट्रोडायल कम हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन अनचेंज रहते हैं. टेस्टोस्टेरोन अनचेंज रहते हैं क्योंकि ओवरी फेल होने के बाद भी कुछ ना कुछ 1 to 2% टेस्टोस्टेरोन देती है टिल 71 ईयर तक. ठीक है, तो इसलिए जब आप प्रोलैप्स की सर्जरी करें तो जरूरी नहीं है बीएसओ भी करें बेचारी, उसको लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन भी कम हो जाता है किसी ओवरी है उसका सोर्स. बस ये हमारा पिट्यूटरी हो गया, आधा एंडो हो गया वैसे, बाकी पीछे बचा क्या थायराइड और एडिनल कर लेंगे वो भी. एनीथिंग यू वांट टू ऐड? क्या लिखा हुआ एंटीमेटिक्स इंक्रीज द प्रोलैक्टिन, ये क्या है? हेलो, तुम लोग सो गए हो क्या? बोलती बहुत अच्छा, सो गए हो सारे? नहीं हम जाग रहे हैं. नहीं डॉक्टर इराज जाग रहे हैं. कितना इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा होता है, नींद उड़ जाती है. अच्छा, मेरे एफसीपीएस के बच्चे कहते हैं हम सो जाते हैं आप बोलती रहती है नींद आ जाती है. हम इनके शायद आप भी सो गए हो. सो दैट वाज अबाउट टुडे सेशन. और अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, चाय पानी पी लो. ठीक है, कल हमने एंडो के ना क्वेश्चंस भी करने हैं. क्वेश्चन से मैंने आज भी कराने थे लेकिन फिर वो समझ नहीं आएंगे जब तक हम एडिनोथायराइड नहीं करेंगे. ठीक है, तो एंडो के लिए कल आपका लास्ट डे है. कल के बाद एंडो किसी बच्चे ने नहीं उठानी. ठीक है, ऐसे एंडो करनी है.